नहीं, मुझे आना इसलिए है कि मुझे शहर में रहना है, और मोहिनी से तो पंगा ले नहीं सकता, मैं आपा से भी पंगा ले नहीं सकता। अगर मैं बोला सब छोड़ो करके, इलेक्शन पे क्या है थोड़े दिन का रहेगा उसमें, लेकिन आपसे पंगा लेके मुझे शहर में रहना भी तो है। नहीं नहीं, हम तो आपसे गपशप करने के लिए बहुत उत्सुक थे। जी जी। लेकिन ये सब ठीक है, संजय सिरसाट ने आपकी पतंग पोका कर दी। कैसा? फोका करने की कोशिश की। कोशिश उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को बोला था ना, ये जो है तो सिंबल ही हटा दो बोल के। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मतलब इस तरह के नेता इस देश के अंदर है। तो मेरी प्रतिक्रिया आपने देखे थे क्या नहीं की, ठीक है, ठीक। कि मरना मुझे भी है, आपको भी है, हम सबको मरना है। लेकिन जब ऐसे ज्ञानी लोग मरेंगे ना, तो उनके दिमाग को निकाल के प्रिजर्व करना चाहिए कि इस देश के अंदर ऐसे भी लोग थे उसमें। मतलब कैसा एक एक मंत्री लेवल का आदमी इस तरह का बयान देता है कि साहब वो पतंग हटा दो, नहीं तो पतंग को देख के लोग वोट करेंगे। तो फिर क्या, भी घड़ी भी उतार दो, हाँ। आप पंजा आपका काट के फेंक डालो इलेक्शन के पीरियड तक। इसमें किसी पक्ष की निशानी सूरज है तो सूरज निकलना बंद कर दो, कीचड़ में कमल खिलने वाला ना खिले 1 महीने तक। तो ये सब चीजें जो है, आप खुद है तो मैं आपका तो बल्कि धन्यवाद करूंगा उस मंत्री जी का, जिन्होंने मेरी पतंग को कितना बॉबल सीट में ढिमकाने का काम किया है। तो ऐसे लोग तो मुझे जरूरी है। हाँ, इरादा तो उनका पहुंचाने का नहीं था, पोका करने का ही था। धोखा करने का था शायद, लेकिन उनके एडवाइजर्स जो भी होंगे उसमें, मुझे तो वो इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिलने का है। जब ये साहब गए होंगे उनके पास कंप्लेंट्स देने के लिए, तो वो भी सोच रहा होगा कि यार मेरे महाराष्ट्र में कैसे कैसे ज्ञानी लोग आ गए थे। हैं? आप सोचिए ना कि लॉजिक है ये। हैं? भाई किसी की निशानी रिक्शा है तो क्या रिक्शा बंद कर देंगे? हैं? किसी की निशानी प्लेट है, चमचा है, घड़ी रेल इंजन है, है, रेल इंजन है। हाँ रेल बंद कर दो, फ्रेम बंद करवा लो, सब बंद करवा लो। अच्छा, कौन सी कॉफी पियेंगे? ये तो आपकी मेहरबानी है साहब कि आपने उनको वहां पे बिठा दिए है सर। कौन सी कॉफी पियेंगे? कोई भी कॉफी चलेंगी जिसमें आप मुझसे पैसे नहीं मांगेगी, इसका मतलब क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है अभी जेब में, तो आप जो कॉफी मंगाए तो पी लेंगे। हॉट कॉफी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। ये जो नगर पंचायत नगर परिषद इलेक्शन हुए, जी जी। उसमें आपके 81 जो है तो नगर सेवक चुन के आ गए। शायद फिगर कुछ गलत है तो दूर कर लेना। नहीं, हम 83 नगर ये काउंसिलर्स हमारे चुन के आए हैं। एक हमारा नगर अध्यक्ष ही डना है कारंजा में, और 2 जगह के ऊपर हमारे नगर अध्यक्ष दूसरे नंबर के ऊपर रहे। सो हमें खुशी इस बात की है कि जिस पार्टी से मैं आता हूँ उसके बारे में कहा जाता था कि ये कुछ शहरों के पुरता है इसमें। आज जब छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी हम जा रहे हैं, और जो एक्सेप्टेंस है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं पुसद एक मुकाम है वहाँ पे गया, तो मुझे तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि कैंडिडेट्स कौन है, तो वहीं पे जाके परिचय होता था। तो मैंने पूछा कि कैंडिडेट्स कौन है, वहाँ पे 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। एक खड़े रहा, तो उसने अपना ताल्लुक कराया, वो मराठा समाज का था। दूसरा खड़े रहा, वो है तो ओबीसी समाज का था। और एक लंबाड़ एक कम्युनिटी होती है, वो लंबाड़ समाज का था। 2 मुस्लिम समाज के थे। तो मुझे पर्सनली ये लगा था कि देखिए हमारे बारे में तो ये है कि हमारे सियासी विरोधी हमको सिर्फ आतंकी बोलना बाकी रह गए है उसके अंदर। हाँ? एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन लोगों का देखने का नजरिया, उनका परसेप्शन कि भैया ये तो सिर्फ मुसलमान 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 करने वाले है। आज मुझे खुशी होती है जब महानगर पालिका के अंदर भी मुझे बहुत सारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स अप्रोच होते हैं। बेसिकली आइडिया यही होना चाहिए कि सभी लोग मिलके आके एक शहर को आगे कैसा बढ़ाया जाए, यही हमारी मंशा है। ऐसा नहीं लगता क्या कि आप एक ही कौम में सिमट चुके हैं? मेरी कोशिश बहुत होती है मोहिनी कि मतलब मैं है तो उस वो जो लाइन खींची गई है, बहुत दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ेगा, इस शहर के अंदर एक ऐसी लाइन खींची गई है जहां पर लाइन के उस तरफ कोई और रहता है, लाइन के इस तरफ है तो मैं रखता हूँ करके। और मैंने बहुत कोशिश किया कि मतलब वो लाइन है तो इस शहर से है तो मिट जाए करके, क्योंकि ये शहर की अपनी एक तहजीब थी, एक संस्कृति थी। हम जिस परिवार में बड़े हुए हैं, मेरे फादर डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, उनका पूरा फ्रेंड सर्कल जो है ना, वो मतलब टोटली मतलब एक सेक्युलर बैकग्राउंड अगर आपको देखने का था तो मेरे घर में हमने देखे है बचपन से लेके। उसने एक राजनीति आज इस लेवल के ऊपर आ गई है कि हर इंसान को उसकी जात के हिसाब से ही पहचाना जाता है, उसके धर्म के हिसाब से ही पहचाना जाता है। लेकिन मैं लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, सर एक छोटा सा हिंट बोल बता रहा हूँ, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मैं वो शिवाजी नगर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है,
मैं गया वहां पे, जिस तरह आपके हर जगह के ऊपर आप जाते हैं महापुरुषों का, तो मैंने वहां पे चढ़ के है तो शाम का वक्त था, मैंने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को मैंने हार पहनाया। और फिर वहां से मैं प्रसार करने के लिए वहां की गलियों में जय भवानी नगर ये वो के अंदर में चले गया। वापिस जब आया तो वहां पे पुलिस खड़ी हुई उस पुतले के पास और बहुत सारे लोग वो पुतले के पास जमा। तो और वो मुझे जैसे ही देखे उन्होंने गाड़ी के अंदर तो जोर जोर से शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मैं बोले यार ये इतने एग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं मेरे को देख के। तो कुछ लड़के मेरे सामने गाड़ी के सामने आ गए और वो ये बोले कि तुमने फूल का हार पहनाए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को, तो हम उसका अभिषेक, दूध अभिषेक करते हैं नहीं क्या उसमें हम, वो ये हो गया है, पवित्र करना, पवित्र करने के लिए आए हैं करके उसमें। तो आप सोचिएगा कि हमने महापुरुषों को भी बांट दिए हैं, इंसानों को तो हमने बांट दिए हैं, लेकिन अगर हमने महापुरुषों को भी अगर हमने बांटना शुरू कर डाली कि नहीं तू कौन होता है, तू तो मुसलमान है, तू छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के ऊपर आके है तो कैसा फूल ये किए है। लेकिन ऐसा नहीं लगता ये क्या? सोच जो है ये खत्म होनी चाहिए सर। मैंने कोशिश कर रहा हूँ सर, मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी करके मैं, लेकिन एक ईमानदार कोशिश मैंने 10 सालों से किया है। मेरे ऊपर आप उंगली बल करके बताइएगा कि मैंने कौन सा ऐसा जाति का, धर्म का मैंने मुद्दा लिया होगा कि जिसकी वजह से लोग है तो मुझे नफरत की नजर से देखते हैं। लेकिन अगर इम्तियाज जलील ये एमआईएम का टैग छोड़ के अगर खुद इंडिविजुअल आ गया है तो हालात कुछ और हो सकता है, ऐसा लगता नहीं है आपको? लेकिन मुझे एक सवाल ये भी तो करना है कि आज इस देश के अंदर एक सेंसिबल मुस्लिम लीडरशिप की बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार हो गया है यहाँ पे। आप मुझे बताइएगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं आपको ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिएगा जिसको अपनी कम्युनिटी पूरी तरीके से मानती है, क्योंकि ये लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दिए है। डेवलप कौन सी होने दिया? अब हमारे पास अगर इस शहर की अगर हमने बात करें तो उसमें है तो आपको कोई ब्लैक करने वाला मिलेगा, कोई 2 नंबर का धंधा करने वाला मिलेगा, वो आपके कम्युनिटी के लीडर्स अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इम्तियाज अली कहाँ रहते हैं, किस पार्टी के अंदर रहते हैं, आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। आप भी मकसद नहीं समझे सर। सर आपने जो कुछ भी आपके काबिलियत बताए, आपके पास जो भी हुनर है, काबिलियत कहाँ है सर? अरे है हुनर सर। अगर रहता था हम अरे ये राजनीति में क्यों है आता? सर, हीरे को कहाँ मारूंगा, जब तक तरह से नहीं जाता उसकी भी कीमत नहीं होती, उसको तो जोर ही रखता है। और ऐसा अगर नहीं होता तो 2019 का चुनाव आप लोकसभा का नहीं जीतते थे। उस टाइम के आपको हिंदू लोगों ने बहुत सारे वोट किए हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दो राय नहीं है। और उसके बाद में आप जो बोल रहे थे लकीर खींची के मैं वहाँ आना चाहता हूँ, बोलते लकीर के इस पार आप खुद को मानते हैं, आप आते हैं आप तो, लेकिन लकीर के उस पार भी तो आपके साथ नहीं है पूरी कौम। अगर पूरी कौम आपके साथ होती तो विधानसभा में आपका पराजय नहीं होता। देखिए साहब, हर समाज के अंदर नहीं क्या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपके उनके खुद के समाज से, उनके लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। उनका ईमान, धर्म कुछ होता है तो वो पैसा होता है, और वो हर समाज के अंदर पाए जाते हैं। वो मुसलमानों के अंदर है तो वो दलितों के अंदर भी मिलेंगे, वो मराठाओं के अंदर भी मिलेंगे, हिंदुओं में भी मिलेंगे, हर इसके अंदर मिलेंगे। और उनका एक परसेंटेज होता है सर, कि वो 2-5% है तो ये ऐसे ही लोग रहेंगे जिन लोगों ने इलेक्शन को धंधा बनाए हैं सर। आज पूरा शहर मेरे साथ में, आज पूरा शहर मेरे साथ में रहता है, लेकिन एक वो तबका दूर रहता है कि जिनके हाथ में पैसा दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि भैया तुमको। मेरे खिलाफ कितने कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे, खड़े नहीं हुए थे सर। खड़े किए, फर्क है खड़े रहना और खड़े किए गए। तो जितने खड़े किए गए थे, अगर आप इनके घर की हालत देखेंगे साहब, तो इनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल है कुछ कुछ कैंडिडेट्स का। तो ये कहाँ से लाखों रुपये के होर्डिंग्स लगा रहे थे, कहाँ से लाखों रुपये के रिक्शे लगा के कैंपेनिंग कर रहे थे, स्टेज सजा रहे थे उसमें। ये तो सियासी ये चाल है, पेट्रोल, ये तो सियासी चाल है। ये पेट्रोल इनकी गाड़ी के अंदर जो है ना, वो यहाँ से आ रहा था, अपना जो जीत के आए हैं वहां से आ रहा था। वो ऐसे ही बोला जाता था ना 2019 में भी कि चंद्रकांत खैरे से यहाँ से आपके लिए पेट्रोल आता था। चंद्रकांत खैरे, चंद्रकांत खैरे से आपके पास आपके गाड़ियों के लिए पेट्रोल आता था। 19 में ये बोला जाता था। देखिए हमारे ऊपर ये इल्जाम सिर्फ 19 की बात नहीं है। हाँ, हम पिछले 25, 30, 50 सालों से तो यही झेल रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन के अंदर खड़े रहती है तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पंचिंग बैग बोल के किसको धोया जाता है, तो हमको धोया जाता है। तो ये कहता है कि साहब ये बीजेपी से मिले हुए है,
कोई हाँ, कहता है बीजेपी की कि ये भी टीम है। वोट काटने के लिए आए हुए हैं करके। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपके मन में जरा सा भी शक होगा कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है करके, मैं किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा सर? डट के किसके खिलाफ लड़ा? अगर मेरा उनके साथ साठगांठ रहता तो कम से कम इतना तो समझौता करता था इम्तियाज अली पर कि भाई मैं तुमको मदद कर रहा हूं तो मेरी सीट के ऊपर मुझे मदद करना। हमने तो पूरी ताकत लगाई साहब, और आज भी हम बोलते हैं इस देश के अंदर अगर कोई सबसे घातक अगर कोई पक्ष है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसी का जरिए है तो मैं आपको खुले तौर के ऊपर बोल रहा हूँ सर। आपके जरिए है तो जनता को बोल रहा हूँ। देश महत्व है, लोग मायने रखते हैं, राजनीति नहीं। इन लोगों ने राजनीति का जो धंधा, राजनीति के नाम के ऊपर जो दुकानदारियां करना शुरू करे। अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आज आप मर्डर करिए सर, आप 2-5 मर्डर कर लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ नहीं होगा, बशर्ते आप के पास ज्वाइन कर ले। आप ज्वाइन कर ले तो कुछ नहीं होने वाला। चर्चा काफी गर्म हो रही है और कॉफी ठंडी। शुगर लेंगे? शुगर लेंगे? अभी आए दिन कैसा स्केड्यूल चल रहा है? अभी फिलहाल तो है ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टेज के ऊपर खड़े रहेंगे ना तो हमें मिठास लेनी चाहिए। मिठास लेनी चाहिए। कैसा स्केड्यूल कैसा चल रहा है? आप रात में 2 बजे अगर घर पे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि 2 बजे भी घर के सामने है तो लोग गाड़ियां लगा के खड़े हुए हैं। कोई खुद अपने लिए टिकट मांगने के लिए आया है या कोई और आया है उसकी तरफ से कि साहब हमारा ये बंदा है, इसको टिकट दे दीजिए ना। तो फिर आप एमआईएम पार्टी के जिन कैंडिडेट के लिए टिकट चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब कैसे उम्मीदवारों को, कैसे कैंडिडेट्स को आप? देखिए मोनी, एक बात बताता हूँ मैं। मेरे पिछले इलेक्शन के अंदर फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन लड़ रहे थे, 26 हमारे कॉर्पोरेटर्स चुन के आए थे। आज पूरे के पूरे 26 मेरे साथ में है क्या? तो नहीं है। मैंने 8 कॉर्पोरेटर्स को, जब वो रनिंग थे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका 5 साल का टर्म खत्म होने के बाद ये पिछले 4-5 साल के अंदर रनिंग के अंदर मैंने उनको पार्टी से निकाला था। क्यों निकाला था? कि लोगों ने विश्वास के साथ हमको वोट दिया था, और तुम अगर उस विश्वास के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं तुमसे अगर उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज द यू? तो मैंने है तो 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को निकाला। एक दिन ओवैसी साहब मेरे को फोन किए, और फोन करते मेरे को बोले उसमें, ए मियाँ तुम पार्टी रखेंगे या पूरी खत्म करवा लेंगे करके। मैं बोला क्यों सर, क्या हो गया है करके? अरे तुम बार बार कितने सारे लोगों को निकाल रहे हैं करके। मैं बोला सर 26 है, अपन 2 अगर रहे तो सिर्फ 2 ही रखेंगे, लेकिन ईमानदार लोग रखेंगे जो लोगों के अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरे हैं करके। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं ना उसमें। आप है तो किसी को चुन ले रहे हैं, और वो है तो लोगों के नाकाम कर रहा है, बल्कि सारे दूसरे धंधे कर रहा है। तो वो चीज इम्तियाज भाई, इतनी ईमानदारी की बात हो रही है। बिहार में ये बात चली कि विधायक के टिकट बेचते हैं यहाँ पे 2-2 करोड़ में, और आज आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, मार्केट में ये चर्चा है कि कॉर्पोरेटर के टिकट के लिए 50 लाख एमआईएम मंग रही है। हाँ, एक हाथ दिला दीजिए ना सर मेरे को, अगर वो तो देख लो। अरे नहीं, आप अगर मेरे को एक भी दिला दिए तो 25 आप रखे ना, 25 में रख ले। नहीं, वो देने वाला तो आप ही के पास आएगा, हमारे पास क्यों आएगा? नहीं, और जो बोल रहा है वो तो हम हमारे चैनल में दिखाई देंगे एक दिन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो रूमर्स है या ये हकीकत है? क्योंकि जब तक बिहार में तो टिकट बेचा गया है, इसका मेरे पास प्रूफ है। सर आप अगर बिहार कभी गए हैं, सीमांचल के इलाके के अंदर, यहाँ पे बैठ के हमने 2 करोड़ 1 करोड़ की बात करना बहुत बड़ी ये है उसमें। कभी सीमांचल जाइए सर एक मरतबा, पर आपको जब भी मौका मिला हिंदुस्तान के इस हिस्से में जाके देखिएगा कि वहाँ पे गरीबी और गुर्बत किसे कहते हैं। सर मैं पहली मरतबा जब गया था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे ये मालूम था कि ये इलाका बहुत गरीब है करके। सर आपको यकीन नहीं होगा कि पहली मरतबा जब हम उन गाँव के अंदर गए थे तो वहाँ की औरतें आज भी महज लहंगा पहन के वो लहंगे को यहाँ पर है तो टाई करती है। अगर 50 बच्चे गलियों में से निकल के अगर आते हैं तो 50 में से 5 ऐसे बच्चे होंगे जो चड्डी पहने हुए हैं जिनके ऊपर शर्ट है करके, वरना 50 में से आप ये समझ लीजिएगा कि 45 बच्चे जो है वो सिर्फ चड्डी पहन के। और आपको हमको शर्म आनी चाहिए सर कि 8-8 9-9 साल की बच्चियां तक सिर्फ है तो शॉर्ट्स पहन के है तो वो बाहर आती है। तो देखिए इल्जाम लगाना बहुत आसान बात है सर, मैं तो किसी के ऊपर भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता हूं ना उसमें। आप मेरे या मेरे किसी भी एक बंदे के बारे में है तो मुझे प्रूफ लेके आइए सर कि ये है करके आप ये टिकट बेच रहे हैं। सर मेरा पार्टी का अध्यक्ष मेरे ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं
ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ, इतनी ब्लाइंड फेथ करते हैं मेरे ऊपर। अगर मैंने जिस दिन पार्टी को बेचना शुरू कर दिया तो उस दिन है तो इम्तियाज जलील का ना तो वो मुकाम रहेगा कि इंडिपेंडेंट तुम पूरे इख्तियार तुम्हारे को दिए है, पूरे पावर्स दिए है। मैं अगर कल के दिन मेरा टिकट आपको दे दिया तो कोई नहीं पूछने वाला मेरे से कि आपने इनको क्यों दिए है करके, इतना पावर तो उन्होंने मेरे को दे के रखे हैं। तो इल्जाम तो सब कुछ भी लगते रहते हैं इसमें। अच्छा, पिछले विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में क्या गलती है? कोई गलती सब पब्लिक से नहीं हुई है, नहीं, अपने से। मेरे से भी नहीं हुई। हाँ। गलती जो है ना सर, मैं ये आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। सर मैंने है तो रेड हैंडेड नाम के साथ बताता हूं सर, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा बंगला, डोनगांवकर नाम के वकील, सुना है भारतीय जनता पार्टी के वो नुमाइंदे, उनके घर के ऊपर इलेक्शन के दिन रेड हैंडेड इम्तियाज जलील जाकर है तो बुरखे में औरतें खड़ी हुई है। काय के लिए कि तुम्हारा आधार कार्ड लेके आओ, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड लेके आओ, ये 1000 रुपये लो, ये 1500 रुपये लो और जाओ करके रेड हैंडेड पकड़ा। वो तो आपने वो सोशल मीडिया ये पे आ गलती गया। मेरी नहीं है। मैं वहां पे जिस पोलिंग बूथ के ऊपर गया था वहां पे मुझे सर एक एजुकेटेड नॉन मुस्लिम लड़के ने फोन करा जिससे मैं पहचानता नहीं था, लेकिन वो एक तरीके से मेरा फैन था। उसने फोन करा कि जलील सर यहाँ पे आप जल्दी से आइए, ये बूथ के ऊपर एक बस भर के लोग आए हुए हैं, मैं इसी एरिया के अंदर रहता हूँ और कोई भी हमारे एरिया का नहीं है करके। 5 बजे का टाइम था सर। मैं वहां पे गया सर, मैं गया तो आधे से ज्यादा लोग तो मेरे को देख के है ना भाग गए कि मतलब ये अपन तो बोगस करने के लिए आए हुए है करके, ये आदमी तो उससे भी राड़ा करेंगे करके। मैंने रेड हैंडेड पोलिंग बूथ के अंदर पकड़ा, पुलिस वालों को बुलाया, मैंने पुलिस वालों को बोला कि इसको पकड़ो, ये बोगस है करके। पुलिस वाले उसको पकड़ के बोले जल्दी भाग करके उसने। और नतीजा क्या हुआ है, जिसने लेके आया था वो एक दलित समाज का, भारतीय जनता पार्टी का, उनकी पार्टी का लीडर था, उसने गाड़ियां भर के लेके आया था। रात में 2 बजे मुझे पता चलता है कि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ है तो एट्रोसिटी का केस दर्ज हो गया है करके। काय के लिए एट्रोसिटी का कि बोले चैनी माला शिविगार दिली करते। मेरा बस चलता था ना सर, यकीन मानिए मैं आपको आज बोल रहा हूँ, बस चलता था ना, मैं शिविगार नहीं करता था सर। हाँ। मैं उसके ऊपर जाता था सर। तो मेरा ये कहना है कि इम्तियाज जलील मायने नहीं रखता है सर, लोकतंत्र को अगर जिंदा रखने का है। आज महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति चल रही है, हिंदुस्तान की सबसे घटिया राजनीति अगर कहीं देखना है आपको तो वह आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर। आप बड़ी उम्मीद के साथ मुझे चुनकर दे रहे हैं और मैं चुन के आने के बाद तो आपको ठोकर पे रख के बोलता हूँ मेरे को पैसा कौन दे रहा है, कौन मुझे कितने खोके दे रहे हैं, चलो मैं भी गुवाहाटी आने के लिए तैयार हूँ। तो ये गुवाहाटी में जितने सारे लोग गए हैं उन्होंने एक नई दिशा दिखाई है उनको राजनीति की। देखिए 24 का इलेक्शन आप इसका पार्लियामेंट का हारने के बाद असेंबली इलेक्शन को अगर आप कादर साहब को टिकट देते तो क्या बिगड़ सकता? विरोध था सर। हाँ? पार्टी के अंदर बहुत जमकर विरोध था। मेरे कॉर्पोरेटर्स ने सर पूरा, वो तो पहले इलेक्शन में सेकंड नंबर पे मेरे पूरे कॉर्पोरेटर्स ने लिख कर दिए थे कि अगर इनको टिकट दिया जाए तो हम विरोद करेंगे, लिख कर दिए थे। और उन्होंने ओवैसी साहब के सामने लिख कर। रीजंस क्या वजह क्या? देखिए राजनीति के अंदर ने क्या कोई 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन वैलिड रीजन तो चाहिए। जबान अगर आपकी जबान अच्छी नहीं है, अगर मैं आज के दिन में है तो हारने के बावजूद भी अगर आज मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि मैं हर एक को एक इज्जत की नज़र से देखता हूँ। जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किए हैं उनको भी मैं कैसे खरीद करूं मैं ये कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं और बाकी सब, हम क्या हमारे कार्यकर्ताओं को क्या पैसा देते हैं, हम सैलरी देते हैं करके, वो आपसे एक मोहब्बत की नज़र से आपके साथ जुड़ते हैं। और अगर आप उनको इज्जत ही नहीं देंगे उसमें तो उन्हें 4 साल 4.5 साल 4.25 साल तो बर्दाश्त करेगा। इलेक्शन के वक्त में बोलता है कि ठोक के निकालूंगा आप क्या क्या। हाँ, अभी इम्तियाज जलील और खैरे साहब के रिश्ते कैसे, दोस्ताना बहुत प्यारे रिश्ते है। मैं तो चाहता हूँ साथ में बिठा के। लेकिन वो तो आपके मोटरसाइकिल पे बैठते थे फटपटी पे, आपके फटपटी पे बैठते नहीं तो बस जितना आपसे डरते हैं कहीं गिरा देंगे आप। देखिए साहब, विरोधी है, राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उस आदमी का हमेशा से सम्मान किया हूँ सर। मैंने कभी भी है तो उनके बारे में गलत बयान ही नहीं किया हूँ। आपने इस जिले का नेतृत्व इतने साल किए हैं करके, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ
कि उस आदमी की कदर इसलिए करनी चाहिए कि उसने अपने पार्टी के साथ प्रामाणिक रहा सर। वो पैसों की लालच में अगर आ जाता था सर तो वो भी पैसा कमा सकता था, जैसे दूसरे नेताओं ने यहाँ पर कमा के बहुत बड़े बड़े आलीशान क्या 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 कर लिए है करते उसमें, लेकिन तब भी पेट नहीं भर रहा इतना बड़ा विजन हो ना। हमारे पास उड़ती उड़ती खबर आई थी कि आप और उद्धव ठाकरे यूबीटी शिवसेना के साथ अलायंस के इसमें थे। कोशिश में है। कोई सर कैसा करेंगे, देखिए गांधी साहब के साथ मीटिंग हुई आपकी, क्यों- क्या आगे बढ़ी नहीं? हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मुस्लिम वोट मेजोरिटीली फिलहाल संभाजीनगर में इस डिस्ट्रिक्ट में यूबीटी के और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। घोड़ा मैदान सामने है, देख लिया जाएगा। हाँ? दावा तो हर कोई करता है, हाँ? देखा यानी नहीं लोकसभा में दिखा दिया, हाँ? लोकसभा में दिखा, क्या लिखा? 24 के इलेक्शन में। ये यूबीटी की बात कर रही हूँ। हाँ, यूबीटी के साथ मुस्लिम समाज गया ना, नहीं तो कितना क्या? तो मेरे साथ भी तो हिंदू समाज आया ना। आप दिल पे हाथ रख के वो बोलिए, 19 में आया। आप दिल पे वो हाथ रख 19 के में बोलिए कि आया। आपने भी मुझे 19 में आया। वोट दिए, कोई ने भी मुझे वोट 24 में नहीं आया, 19 में आया। दिया। 24 में आया, 24 में नहीं आया हिंदू समाज, 19 में आया था वो, यकीनन आया। तो मैं नहीं 24 में क्यों नहीं आया सर, ये बताइए। हाँ? 24 में क्यों नहीं आया है? मैं एक सवाल, मैं भी पत्रकारिता से हूँ। हाँ, बराबर है। आप सारे आपको तो एक हम सवाल- सर एक फॉलो सवाल मैं करते हैं। आपसे पूछता हूँ, हाँ। क्यों नहीं आया 24 में मेरे साथ? Exactly. मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? आपने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ। जो डिवीजन ऑफ वोट हुआ किस बेसिस पे हुआ? हिंदू मुस्लिम पे हुआ ना? कटेंगे तो 19 में। नहीं कटेंगे बटेंगे नहीं। 19 में जो डिवीजन हुआ तुम्हारे हर्षवर्धन यादव जी और इसमें, तब आपकी सीट चुन के आई, ये लोगों में के जहन में उन्होंने पक्का बिठा दिया। और आपके बाद जो है तो डिवीजन नहीं होना है। फिर बाद में मराठा आंदोलन जो है तो पीक पे था। आप खुश है ना सर, आपके नए सांसद, खासदार, मेंबर ऑफ या वो तो है परफॉर्मेंस से खुश? अरे वो है तो है नहीं सर। भाई, नहीं आज मैं अगर खपा भी हूँ तो क्या उनको बाहर कर सकता हूँ? नहीं सर, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। बराबर। मैं लोगों से ये कहता था कि हाँ। तुमको इम्तियाज जलील पसंद नहीं है ना, मुझे बराबर। वोट मत करिए, मुझे बिल्कुल वोट मत करिए। इम्तियाज जलील पसंद नहीं है ये बात नहीं थी। नहीं सर, इम्तियाज जलील पसंद नहीं है ये बात नहीं थी। अगर इम्तियाज जलील पसंद नहीं है तो 19 में चुन के नहीं देते। मैं 24 की बात कर रहा हूँ सर, आप हाँ तो ना। उसको घुमा दे रहे हैं। अरे नहीं, आप बोल रहे पसंद, लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको 24 की बात कर रहा हाँ, 24 की बात मैं आपको हूँ। मैं कि हो सकता है आपके 5 साल के टीनेज में कुछ गलतियां होंगी। नहीं, मैं लोगों को बोलता था हाँ। आप मुझे मत वोट दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अप्पा इस बात से खुश है क्या कि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा के अंदर जाके दहाड़ता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ता है, बोलता है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आता है। आप अगर संतुष्ट है तो सर मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। मेरे संतुष्ट रहने से कोई ऐसा कहना नहीं है, यू आर अ सिटीजन सर। आप अरे हाँ, लेकिन मैं आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर खपा भी हूँ तो क्या उसको वापिस ला सकता हूँ? अगली बार वोट नहीं देंगे। अच्छा, मेरा यही कहना है। हाँ। मेरा यही कहना है, अगली बार मतलब हमारे पास जो है ना इस देश के अंदर है तो हर 8 दिन को इलेक्शन नहीं होता है। एंड जब आप 5 साल के लिए किसी को, तो आप इस शहर को, इस जिले को 10 साल पीछे लेके चले जाते हैं। समझ रहे आप? तो आप ये बहुत कन्वीनियंटली कह देंगे अरे यार हमने तो चुन लिए थे उसको लेकिन वो फेल रहा है। मैं जब आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे वोट मत दीजिएगा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम एक ऐसे इंसान को दीजिए जो लोकसभा में जाके आपके लिए लड़े, आपकी आवाज बने। अरे वो तो जलीली था। हाँ तो लेकिन इम्तियाज जलीली था जो लड़ सकता था। तो वही मोहिनी ने जो बात उसकी एक जात थी सर जी, एक जात। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। मोहिनी ने जो कहा है ना, जो जैन बन गया, मैं जैन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैन जो लोगों का बन गया कि इम्तियाज जलील वाज द ओनली परफेक्ट एंड फिट फॉर दैट पोस्ट पार्लियामेंट में पे बिठाना जरूरी है। नहीं, वो हुआ क्या मालूम है कि इम्तियाज जलील वाज राउंड पिक इन स्क्वायर और ये हुआ। 5 ऐसे काम एज एमपी आपने किया जो शहर का नक्शा बदला, नामांतर का मुद्दा छोड़ के, जिसके लिए आप लड़े। देखिए नामांतर के भी देखिए, मैं अपने उसके ऊपर मैं मेरा स्टैंड इसलिए नहीं बदलता हूँ कि मोहिनी क्या सोच रही है, अप्पा क्या सोच रहे हैं, वो चलने वाला क्या सोच रहा है। सर मेरा एक राइट है कि मुझे कोई चीज पसंद है वो तो मैं बोलूंगा, नहीं पसंद है तो नहीं बोलूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं किसी के डर से, किसी के Right. दबाव से उसमें। आप 5 काम की बात कर रही है, मेरा सबसे एक मेरे दिल को छूने वाला एक काम है। जालना रोड के ऊपर एक 400 बेड का हॉस्पिटल अगले 6-8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वो जगह के ऊपर एक बीजेपी के लीडर जो लोक नेता थे, सही मानों में महाराष्ट्र के अंदर जो 2 बड़े लोक नेता गुजरे हैं उसमें है तो एक विलासराव देशमुख जी है और एक गोपीनाथ मुंडे। उनका स्मारक बनने वाला था, सरकार ने 7 एकड़ जगह उस स्मारक के लिए दिए, तो सारे लोग, सारे राजनीतिक पार्टियों ने उसका स्वागत किया। अकेला इम्तियाज जलील था जिसने विरोध किया, ओपन विरोध किया।
मैंने कहा कि मेरे शहर को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमको स्मारक की नहीं। तो कोई सुनने को तैयार नहीं। सो इतने मोहिनी मुझे गालियां देते थे लोग फ़ोन कर करके की तुझी अक्कल आहे का, तुझी लायकी आहे का, की आमच्या नेत्याच्या विरोधात तू जातो, हे करतो करते। आई वॉज फॉर्म ऑन माई बिलीफ। मैं मेरा जो स्टैंड था उसको कहीं पर भी नहीं बदला। फाइनली आई वेंट टू द हाई कोर्ट। मैंने एक PIL फाइल किया और कोर्ट को कन्विंस किया कि वो जो जगह है उस जगह के ऊपर है तो आप एक हॉस्पिटल बनाओ करके। हाई कोर्ट कन्विंस हुआ, इमीडिएट नोटिसेस इशू हुए और आज उसी का नतीजा है, उसी PIL की वजह से, मेरे PIL की वजह से आज 400 बेड का हॉस्पिटल वहां पर कंप्लीट हो चुका है, रिक्रूटमेंट उसका स्टार्ट हो चुका है। अब ये बताइएगा कि मैं तो एक्स MP हूं, मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके मुफ्त का इलाज करा सकता हूं क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। वो हॉस्पिटल का इम्तियाज जलील आज MLA नहीं है, MP नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जब गरीब आदमी वहां पर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल आएगा कि यार यहाँ पर स्मारक बनने वालों का। और मैंने वहां पे रुका नहीं। मुझे अगर राजनीति करना रहता था ना तो हॉस्पिटल बनने के बाद मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, अब इस हॉस्पिटल का नाम रखो आप गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर रखो। तो आज के पीरियड में आपको ऐसा इस तरीके का कोई स्टैंड लेने वाला बेवकूफ पॉलिटिशियन दिखेगा? मैंने लिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि लोगों ने है तो मेरे ऊपर ये नहीं लगाना कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे तो उसने विरोध किया है करके। मैंने कहा व्हाट इज देयर इन अ नेम। हॉस्पिटल में मरीज को सेवा मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसका नाम क्या है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारी राजनीति पूरी रिवॉल्व कहाँ पे करती ये है हमारे नामों के अंदर। ठीक है, तो ये है। मैंने एयरलाइन कनेक्टिविटी, आप है तो कोरोना के पीरियड के अंदर का कभी है तो एयरपोर्ट का है तो बोर्ड देखिएगा कितने फ्लाइट्स हमने स्टार्ट किए थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में है कि अगर वो सिविल एविएशन सेक्रेटरी के पास गया, जाके बैठा उनको। मैं जब गया था पहली मर्तबा तो सेक्रेटरी थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो समझी मराठवाड़ा का कोई तो भी एक आध MP है, उसको एयरलाइन के बारे में क्या होगा करके। तो जब मैंने बात करना शुरू किया तो वो मैडम क्या मेरे को पूछी उसमें कि सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं बोला या टेल मी सर। तो बोले वेर यू वर्किंग इन एन एयरलाइन इंडस्ट्री और यू सर? नो नो मैडम वाई? तो बोले हाउ डू यू नो ऑल दीज कंसेप्ट्स ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री के? तो मैंने उनको ये बताया। एयरलाइन स्टार्ट हुए, मेरा ड्रीम था कि अगर मुझे सेकंड टर्म मिलता तो आप यकीन मानिएगा कि 1 साल के अंदर हम इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से उड़ाते थे। 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं जाके प्लेन चलाते हुए लेके आऊँगा और उड़ाऊंगा करके। उसमें आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको DGCA जाना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, आपको होम मिनिस्ट्री से जाके है तो क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको पर्सनल लेवल के ऊपर फॉलो करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाएंगे वहां पे सिर्फ टेबल बजाने के लिए तो मेरे हिसाब से वो जिसको भेजे वो जितना दोषी है उतने ही वो लाखों लोग भी दोषी है जिन्होंने अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। थर्ड, मैंने इस शहर के अंदर जो एक सोच थी कि यहाँ पर हर थोड़े दिन के बाद है तो एक दंगा होता है। आप गवाह है इस बात कि आप पूछ सकते हैं कि इस शहर की एक पहचान जो थी नेशनल लेवल के ऊपर कम्युनली हाइपर सेंसिटिव सिटी के नाम से थी। बहुत कोशिशें की गई इस शहर के अंदर दंगा करवाने की। आपको राम मंदिर का आई रिमेम्बर, सबसे पहले आप वहां पे थे पहुंचने वाले, सबसे पहले और एकलौता। यस यस। तो आपका शब्द जो है ना, यस यस। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके बोलने के अंदर सबसे पहले आप फिर उसके बाद वो भी आए, कोई नहीं है। राइट राइट। रात भर कोई नहीं आया था। ये इम्तियाज जलील था Yes. जो राम मंदिर के अंदर जाके रात भर बैठा था। आज भी आप जाइए। और ये सवाल मैंने उन सारे हिंदुत्ववादियों को पूछा था कि जो हिंदुइज्म करते तब आप कहाँ पे थे? घर पे सो रहे थे ना, घर पे सो रहे थे। हाँ, इम्तियाज जलील को मालूम था कि रामनवमी से एक रात पहले वहां पर जिस दंगे की प्लानिंग की गई थी, अगर वो दंगा यहाँ पे होता तो हमारा शहर जो है वो एपिसेंटर ऑफ रायट्स अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि भगवान राम के नाम के ऊपर जहाँ पे आज इतनी बड़ी राजनीति पूरे राजनीतिक पक्ष करते हैं, उनके मंदिर के ऊपर रामनवमी के दिन है तो हमला होना, उसके रिपरकशंस क्या है एज अ पत्रकार मुझे मालूम थे उसमें। इस वजह से मैंने है तो ये तय किया था कि कुछ भी हो जाए करके। और मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये दंगा है तो किसी दंगाइयों ने नहीं करवाया। इट वॉज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, पुलिस का सहयोग था इसके अंदर। और ओपनली इम्तियाज जलील कह रहा है सर, भरी सभाओं में मैंने कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा
कि पुलिस का पूरा रोल था इसके अंदर कि रामनवमी के दिन राम मंदिर के अंदर ये दंगा होना, वरना फिल्मों में जैसा होता है नहीं का सर, अमिताभ बच्चन भिशूम 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 करके तो पूरे खत्म हो जाते हैं और फिर दूर से आवाज आती है वाह 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 करके, एक इंस्पेक्टर उतरता है। तो एग्जैक्टली राम मंदिर का इश्यू जो था ना पूरा जब खत्म हो गया है तो पुलिस की गाड़ियां आ रही थी से, बोला वाह। तो ये जो सब चीजें हैं ना ये हमने किए हैं। आपने शिरसाट के ऊपर इतने आरोप लगाए थे विट्स होटल से रिलेटेड, ऐसा कहा जाता है कि आप सवाल करते गए और आपके बंगले की दीवार बढ़ती गई। देखिए मेरा ये है कि अगर मैंने किसी के ऊपर आरोप करा, मीडिया ने उसको उठाया, मैं उम्मीद ये कर रहा कि कोई ना कोई एजेंसी तो मुझे बुलाए और पूछे कि तुम इतने बड़े मंत्री के ऊपर ये आरोप कर रहे हैं करके। मैं आपको पता है मैं सीबीआई डायरेक्टर से मिला, सीबीआई डायरेक्टर के पास जाकर इम्तियाज जलील ने है तो इन्वर्ट कराया विद प्रूफ के साथ। एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी एंटी करप्शन, उनके पास जाके इम्तियाज जलील ने कंप्लेन पूरी एविडेंस के साथ कराया। दोनों ऑफिसर्स ने मुझे क्या बोले थे पता है? इम्तियाज जी हमको भी मालूम है बहुत स्ट्रांग एविडेंसेस है ये करके, बहुत स्ट्रांग एविडेंसेस है। सीबीआई के डायरेक्टर का क्या जवाब था वो देखने के बाद उसने मेरे को बोला कि सर ये इतना ऐसा कैसा ओपनली ये कर सकते हैं। मैं बोला सर उसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो आदमी अगर बेवकूफ़ रहा तो कर सकता है, और दूसरा अगर उसके अंदर ये अहंकार है कि मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है तब वो करता है। तो मैं बोला ये जो हमारे मंत्री साहब है वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि मुख्यमंत्री मेरा, उप मुख्यमंत्री मेरा, सरकार बनानी है, कौन हमारा क्या टेढ़ा करेगा करके। अब इससे ज्यादा इम्तियाज जलील ने क्या करना चाहिए आप बोलिए, मैं कल करूंगा। फिर सर एज आप मुझे नहीं, अब आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि इम्तियाज जलील की, बोलना बहुत आसान है, एक काम करने का रहेगा, बोलना बहुत आसान है। आपकी एज आपने जो बोले ना एक काम करने की बोलो, एक काम करने का रहेगा। आपके खैर साहब के इतने दोस्ताने के ताल्लुकात है, उनके पास पुड़ियाँ हैं, वो हर मर्ज की दवा है, वो जरूरत करते हैं। नहीं अभी शिवसेना को जरूरत है वो मर्ज की, वो पुड़ियाँ शायद भूल गए कहाँ रख गए, जरा याद दिला देना। देखिए सर ये तो लाइटर वेन के अंदर है, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर देखा जाए, अगर इस देश के अंदर कानून रहता सर तो संजय सिरसाट आज जेल में रहना चाहिए, समझ रहे आप? और अगर नहीं है तो ये बहुत कन्वीनियंट है ये बोलना कि इम्तियाज जलील आपने आरोप लगाए हैं करके। आप मुझे आज बताइएगा कि ठीक है तुम सीबीआई को दे दिए, तुम एंटी करप्शन, और इम्तियाज जलील ने क्या करना मुझे बोलिए, मैं कल करूंगा। उसके आगे बात सो इट्स इजी ना, मतलब टू लेवल एलिगेशंस की नहीं, आपने आरोप लगाया, आपकी दीवार बढ़ गई है, आपका ये है ठीक है। आपको मालूम है मैं मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के आया हूँ। सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, हर चीज उनकी। और मैं अगर इतनी हिम्मत कर रहा हूँ, ये मुझे छोड़ते थे? तो इसीलिए तो ये मुझे छोड़ते थे, इसीलिए बोलते कि एमआईएम बी टीम है, बीजेपी आपको कुछ नहीं करते, छोड़ते। ये इसकी बात हो रही है सर, और ये भी सरकार का ही आप मसला है। उनके लिए तो मैं उनके ऊपर कुछ भी करूँ, मैं कुछ ना इल्जाम भी अगर लगाऊं हूँ, कुछ और डाकू मक्कार को कहूँ तो भी मेरे ऊपर कुछ नहीं करेंगे। आप मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालेंगे? मैं इतने बड़े है ना? मंत्री, कैबिनेट मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप एविडेंस के साथ दिया, मैं ये समझ रहा था सर आप जैसे लोग हैं तो सड़क के ऊपर आएंगे और कहेंगे कि साहब सड़क के ऊपर आकर एक आंदोलन करेंगे। ये पत्रकार लोग रोड के ऊपर निकलेंगे और कहेंगे कि देखो इतना बड़ा एविडेंस है, या तो इम्तियाज जलील झूठ बोल रहा है तो उसको जेल में डालो, या नहीं तो फिर है तो उसको जेल में डालो। सर लेकिन दिक्कत ये हो गई है ना सर आप पहले लड़ो तुम अकेले, इल्जाम भी तुम अपने ऊपर ले लो और फिर बाद में है तो आप ऐसे सवालों को भी ये करोगे। नहीं, सवाल होता था हमारा काम है, ठीक है, जो पब्लिक में जो कुछ चल रहा है नहीं, वो आपको हमसे सवाल करना है सर। नहीं सवाल करना नहीं, आपको सवाल तकलीफ नहीं होती सर है? सवाल करना नहीं, पब्लिक में जो कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाना ये तो हमारा फर्ज है। नहीं ये फर्ज है, एक और फर्ज है सर आपका सर। अगर समाज के अंदर कुछ बुराई हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते ना कि अपन कॉफी के ऊपर बैठ के है तो डिस्कस करेंगे। नहीं बिल्कुल एक मूवमेंट है तो क्यों नहीं हम पब्लिक मूवमेंट तैयार करते हैं। इम्तियाज जलील अगर चोर है तो इम्तियाज जलील के खिलाफ है तो एक पब्लिक मूवमेंट क्यों नहीं तैयार होता। हम हर चीज देख रहे हैं सर अपनी आंखों से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा काम थोड़ी है, मैं तुझे सवाल करूँ, बाकी इम्तियाज जलील तू जा लड़ ले, तू जितना इल्जाम लगाता लगा दे, बाद में हम तेरे से सवाल करने वाले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, आप मुझे बताइएगा कि सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर और किसके पास जाऊँ मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर से यही नहीं दिया हूँ सर मैंने। रमाई घरकुल योजना आपको मालूम है, अम्बेडकरी समाज के गैर गरीब लोगों के लिए घरों की एक स्कीम है सर, 2.5 लाख रुपये मिलते हैं उनको।
ये जितने भी लोग संजय सिरसाट के जो दलितों के लीडर है ना, जो मेरे खिलाफ मोर्चा निकाले थे, पैसा ले लेके मोर्चा निकाले थे, ये लोग इतने बड़े कैसा हुए पता है? अपने समाज के बोगस 50 फाइल, 100 फाइल, 200 फाइल, 500 फाइल बोगस, पूरा एविडेंस दिया हूं सर, पूरा एविडेंस। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी के पास बैठ के पूरा बताया कि मैडम बोला मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको बताता हूं, ये है ही नहीं, एग्जिस्टेंस के अंदर ही नहीं। लेकिन दबाव किसका? मंत्री जी का दबाव, क्योंकि इनको नाराज करे तो अपना वोट कम हो जाएगा। तो सारा वोट की लड़ाई है सर। मैं इतना बड़ा पंगा ले रहा हूं सर, किससे? ये गुंडे मवालियों से पंगा ले रहा हूं तो क्या मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूं क्या उसमें? लेकिन मेरी लड़ाई है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी कहाँ जाके रुकेगा ये? पता नहीं सर, लड़ाई लड़कर रहेगी। नहीं, लड़ाई तो हो गई। ये जो इतनी बेमौत बन गए सब लोग, जैसा आपने बताया कि इतना सब एविडेंसेस देने के बाद मंत्री से लेकर तो पूरी ब्यूरोक्रेसी मतलब मैं भी 24 साल पत्रकार था। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स देखा हूँ सर, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स। मुझे एक बहुत बड़े IPS ऑफिसर ने सर आज से कुछ महीने पहले एक बात बोली थी, बोला हमने आज ये पीरियड देखी है, और वो इतना अपराइट ऑफिसर है, इतना अपराइट ऑफिसर है। उसने बोला मेरे पास है तो 2 लोग ऑफिस के अंदर आए और उन्होंने मुझसे डायरेक्टली सवाल किया कि आप नवी मुंबई का कमिश्नर बनना चाहेंगे क्या करके। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने बोला क्यों नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले सर हम करवा के देंगे आपको। तो बोले फिर हमने क्या करें? तो बोले आपको हमारे सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा, 6 महीने इनिशियल के जो रहेंगे, सिर्फ 6 मंथ्स, पूरे पुलिस स्टेशन हम मैनेज करेंगे, सारे पोस्टिंग्स हम देंगे, सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आपने तो बोला कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था करके कि मेरे जैसे ऑफिसर जिसके ऊपर कोई ब्लॉट नहीं है, जो ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उसके पास तक ये दलाल हुकूमत के वहां तक इधर पहुंच गए। तो इम्तियाज जलील क्या चीज़ है सर? और मैं आपको सच्चाई के साथ बात बता रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस है तो राम मंदिर के दंगे के अंदर मैं पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। क्या महाराष्ट्र के DG ने मेरे को नोटिस नहीं भेजना चाहिए था? क्या यहाँ के कमिश्नर ने मुझे बुलाना नहीं चाहिए था कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो करके? तुम्हारे पूरे पूरे रातों रात है तो तुम्हारे CCTV फुटेजेस गायब हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिव एरिया है राम मंदिर का, किराड़पुरे इलाके के अंदर आता है, 100 करोड़ रुपए के CCTVs लगा दिए। मैं मांग रहा हूँ भैया जरा वो एरिया के CCTV तो दो करके, तो किसी ने भी नहीं दिया आज तक। सर एनपी की सैलरी कितनी होती है? मेरे हिसाब से अभी 2 लाख के करीब। 2। इससे पहले आप MLA भी थे जी। जो आपने बंगला बांधा है तब बड़ा कैसे हुआ? मैं 8th स्टैंडर्ड में था ना मैडम मोहिनी, 8th स्टैंडर्ड में। तब मैं है तो कार में जाता था। मेरे फादर है तो सिविल सर्जन थे, औरंगाबाद के फर्स्ट सिविल सर्जन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का IMA का जो हॉल है ना, आप कभी जाइए, वहाँ पे फ़ोटो गैलरी लगी हुई है। सबसे पहली जो फ़ोटो है ना, तो वो मेरे फादर की है। मेरा ब्रदर जो है वो पिछले 40 साल से है तो बहरीन के अंदर है। मेरी आधी फैमिली जो है वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर रहती है। और मैं भी बहुत आज अगर मेरे बच्चे की, अगर मैं आपको बताऊंगा कि किस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, दिक्कत यह हो गई है ना कि आप मुझसे ये सवाल कर रही है, अगर आपको इतना सा भी शक है तो आप एंटी करप्शन में क्यों नहीं जाती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्यों नहीं जाती है और ये कहती है कि इम्तियाज जलील ने ये घर बनाया। और अगर मैंने बेईमानी से अगर कुछ किया तो मैं ये बेईमानों के पीछे जो पड़ा हूं तो इतनी हिम्मत करता मैं, जबकि ये मालूम है मेरे के खिलाफ मुहिम चढ़ा तो उसके 22 लोग शहर के अंदर घूम रहे थे। कोई कलेक्टर ऑफिस गया, कोई महानगर पालिका गया, कोई है तो कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर जाके तो देखा कि उसने रोड बनाया नहीं बनाया, उसके काम हुए नहीं हुए है करके। इतना करने के बावजूद आपको ये जरूर लग रहा है कि इम्तियाज जलील ने घर बनाया है, तो इम्तियाज जलील से कुछ बैकग्राउंड भी है ना। मैं कोई रिक्शा नहीं चलाता था। रिक्शा में तो कहाँ से कहाँ पहुंच, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच भाई मैं 8वीं से मैं कॉलेज जब जाता था ना सर, मैं राजेंद्र दर्रा साहब लोकमत के अंदर पहली मर्तबा जब मैंने लोकमत ज्वाइन किया था 1991 के अंदर, मेरी पगार थी 1500 रुपये। एक शौक के तौर के ऊपर गया था, कॉलेज से फ्रेश निकले हुए थे, तो हमको एक डिबेट कंपटीशन में बुलाए थे। उस स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था।
तो लोग बात वाले सामने होशियार दिख रहा बच्चा करके उसको नौकरी पे रख लेके, बाद में अलग बात है पछता रहे होंगे। तो 1500 रुपये मेरी सैलरी थी सर, और मैं तो हमारे पास पीएफ गाड़ी थी, तो मैं पीएफ गाड़ी लेके जाता था जिसका पेट्रोल का खर्चा महीने का जो है ना वो 1800 रुपये आता था। तो मेरे फादर अक्सर मेरे को ये बोलते थे, बोले बेटा तुम अब कमाना शुरू करवा रहे हैं और तुम घर से पैसे दे रहे हैं पेट्रोल के लिए, तो 1500 रुपये की तो नौकरी एक शौक थे। शौक क्या था मालूम, कि उस वक्त ऐसा लगता था कि अपने पास मोटरसाइकिल जो है ना उसके पीछे अब हम प्रेस का स्पीकर लगाएंगे, तो प्रेस का स्पीकर लगाए तो पुलिस वाला अपने को रोकेगा नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों को अपन भी आकर के बोल सकते हैं कि मैं पत्रकार आहे करके, बस वही अट्रैक्शन था। तो मैं उस पीरियड से हमने ये देखे, और आपको ऐसा लगता होगा कि आपने सवाल करके है तो बहुत बड़ा सवाल कर दिए करके। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरे पीछे ये जितने राजनीति के डाकुआ है, ये जवाब उन्हीं लोगों के लिए था। हाँ तो मैं उनको मेरी तरह से बोल रहा हूँ ना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन डाकुओं को समझ में आ जाएगा मैं किसको बोल रहा हूँ। ये राजनीति के जितने बड़े बड़े डाकुआ है, हाँ, उन सब ने कोशिश कर लिए, उन सब ने कोशिश कर लिए। मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज जलील इकलौता एक है तो ऐसा लीडर है जिसने कलेक्टर को लिख के दिया था रिटर्न के अंदर कि मेरी जो सड़क बन रही है मेरे फंड में से, आमदार रही खासदार ने, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल क्लियर करने से पहले ये तुम्हारी रहेगी करके क्या रिटर्न के अंदर दिया था। अपने पास एक कलेक्टर थी निधि, क्या नाम था, निधि, एक लेडी कलेक्टर था, तो वो पढ़ी थी और वो बोली थी कि बोले सर मेरी इतनी सारी पोस्टिंग्स हुई है करके, मैंने कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा लेटर है तो देते हुए देखा। सर मुझे मालूम था कि आगे चल के ये पूरे के पूरे है तो इंतजार में रहेंगे कि इम्तियाज जलील की सड़क के अंदर कहाँ है तो हम मट्टी पत्थर मिलते हैं और इसको जेल ले जो करके। जलील भाई ये आपने अच्छी बात कही। अभी एक बहुत बड़ा मसला है जी सोशल मसला, ये ड्रग्स और ये नशाखोरी के कारण अभी नस्ल टूटी बहुत है बर्मा। बहुत कम उम्र के बच्चे ये नशा कर रहे हैं और नशा में कि वो क्राइम की तरफ भी जा रहे हैं, इसको बचाना है। सर ये समाज की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। हम एक अकेले इसको सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं रखे। नहीं कुछ तो हर कोई लीडर यही बोल के जा रहा है, नहीं कुछ तो मूवमेंट करना पड़ेगा। कुछ नहीं सर, अगर पुलिस ने दिल पे ले ली, सर पुलिस ने दिल पे ले ली तो एक हफ्ता बहुत बहुत ज्यादा पीरियड हो जाएगा। पूरे नशे के नेटवर्क को अगर पुलिस ने चाहे खत्म करना चाहिए तो वो क्यों करे, नहीं करेंगे ना सर, इसलिए नहीं करेंगे सर। आपकी जो 10 रुपए की 5 रुपए की बोली है, अगर वो 200 रुपये में 300 रुपये में अगर बिक रही है तो कहीं ना कहीं उसका। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जो पुलिस ने मुहिम ली थी, खासतौर से गीता बागुड़े जो पीआई मैडम है, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी उसमें, और मैंने तो सर सीपी के पास मीटिंग लेके मैंने ये कहा था कि सर पिछले 2-3 साल का अगर आपने पूरा एनालिसिस करे कि शहर के अंदर जो क्राइम हुआ है, मरने वाला या मारने वाला, ये नशे के अंदर, तो ये एक बॉड फुटिंग के ऊपर हमारे को इसके ऊपर काम करने की जरूरत। मैं तो लोगों में ये बोलता हूँ, सख्त जरूरत है मेरा। मैं तो लोगों में ये बोलता हूँ कि लोग डरते हैं साहब कि मेरा पड़ोस में जो है ना उनने है तो नशे का कारोबार, लेकिन वो क्रिमिनल है, वो जेल में जाता है तो जमानत लेके है तो बाहर निकल के आ जाता है, फिर उसकी है तो ठुकाई करता है। ये हकीकत। मैं बोला तुम खामोशी से मेरे को दो, तुम खामोशी से मेरे को दो, मैं भी थोड़ा बहुत इतना भी सीधा नहीं हूँ सर जितना लोग समझते। बिल लेंगे आप इसका? हम नहीं मिलेंगे कॉफी और एक कॉफी करेगी जमा रहने दीजिएगा सर, वही लोग नहीं लो जहाँ जल्दी जहाँ तो बोलने चाहिए। यहाँ जरूरी है हर वो इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी जरूरी है सर। बल्दिया पे आते जी क्या सोचते हैं आप कि बल्दिया का क्या पिक्चर देगा? नहीं सर, मेरी तो एक अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है, मेरा बड़ा एक ये है, किसी भी शहर को अगर ग्रो करना है, डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव अगर उनके उसमें है तो यंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या हो रहा है सर, मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वही लोग फिर वही सिस्टम, वही प्रोसीजर के जरिए वही महानगर पालिका के अंदर जाएंगे और वही काम होने वाले हैं जो कभी नहीं करके। क्या वजह है कि शहर के अंदर एक स्टूडेंट यंगस्टर्स का एक मूवमेंट तैयार नहीं हो रहा है? क्या वजह है कि सिटीजन्स फोरम हम तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि साहब मेरे को नहीं ना एनआई पसंद है, मेरे को शिवसेना पसंद नहीं, बीजेपी पसंद नहीं है,
हम अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए हम 4 यंगस्टर्स, जिसमें 2 लड़कियां हो सकती है, 2 लड़के हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, जिनका विजन है, वो लोग एक साथ मिलकर आकर कि वी विल रिजेक्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग माई पार्टी, अगर तुमको मेरा पसंद नहीं है तो ये हमारे पास जो चलता है एटीट्यूड जो है ना उसके अंदर, कि जितने हैं सब अच्छे लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो इसलिए चोर, डाकू, बिच्चे, लफंगे, बदमाशों को हुकूमत करने का मौका मिल रहा है। इसमें एक बेसिक फॉल्ट यह है कि कोई भी पार्टी लो, उनका डेवलपमेंट का जो विजन है ना वही गलत है। यानी क्या है कि भाई नल को पानी नहीं, नल को पानी देंगे, रोड पे हम लाइट एक मौका दे दीजिए, एक मौका दीजिए आप मुझे। महानगर पालिका जिस दिन हमारे हाथ में आ गए सर, जिस दिन हमारे हाथ में आ गए सर, ये जो धंधे चलते हैं ना महानगर पालिका के अंदर, करोड़ों रुपये का, आपको बताओ एक घोटाला क्या होता है महानगर पालिका। एनवीडी के प्रस्ताव जो है तो महापौर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, विरोधी पक्ष नेता, वो सब बैठते हैं एक हॉल के अंदर और करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट जो है विदाउट जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर लेके आके ये करते हैं। फिर आपकी मांग है, अब आप एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, आपको भी खुश करना है इनको भी, तो आप मान के लेके आते हैं कि या महापुरुषांचा पुतळा पाहिजे, तर घ्या 5 कोटी रुपये घ्या। इनो आते हैं कि तुम्हाला 5 कोटी दिले, इनको भी 5 कोटी रुपये देना पड़ेगा। तो मेरा फंडा क्लियर है सर, मैं ना पुतले चाहता हूँ ना स्टैच्यूज चाहता हूँ। मैं इस शहर के अंदर हम पूरे महानगर पालिका के स्कूल्स को हम सीबीएसई स्टैंडर्ड के एकदम हाई क्वालिटी का हम एजुकेशन अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? हम क्या वजह है कि बहुत सारे शहरों के अंदर कॉरपोरेशन जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रन कर रही है, हम क्या वजह है नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपका पैसा फालतू चीजों के अंदर डाल। स्टैचूज रिनोवेट किए गए, 2 साल से वो वैसे ही काम चल रहा है, उसका आगे कुछ हो ही नहीं रहा। इसकी घोटाला मोहिनी एक वोट है ना मेरे हाथ में डाल। एक बार महानगर पालिका अगर वहां पे देखो, शहर का डायरेक्ट डेवलपमेंट की जो बॉडी होती है वो महानगर पालिका होती है। तो अगर वहां पे अगर सही लोग अगर नहीं जा रहे हैं, फिर ऐसी फालतू चीजों के अंदर जो तो पैसा डाल रहे है, जिसके अंदर सिर्फ पैसा निकले और पैसा जेब में चले जाएगा कि उसमें अब ज्ञान, फिर वो कचरे का हो, पानी का हो, डेवलपमेंट को डिपेंड कर लेता है, एजुकेशन तक आगे रखता है। यस यस, मेरा यही कहना है ना सर। आप ये बताइए कि हमारे पास यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के ऊपर है तो जयकवाड़ी का डैम है, पानी हमको वहीं से आता है उसमें। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है ये कि हमारा डैम भर गया, हम गेट्स खोल के तो पानी को बहा रहे हैं, लेकिन वहां से ला नहीं पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कभी किसी ने है तो इसके लिए है तो कोई मूवमेंट तैयार नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस साहब जब विपक्ष में थे तो एक हंडा मोर्चा निकाले महानगर पालिका के अंदर, उनकी पूरी महिलाएं 9 वारी साड़ी पहन के नए नए वो हंडे लेके महानगर पालिका के सामने इस तरह से डांस कर रहे थे जैसा पानी कल सुबह आने वाला है, अब देवा बहू आ गए हैं। तो उसमें जब सत्ता में चले गए हैं तो आके पलट के पूछे नहीं है कि अभी तक पानी क्यों नहीं मिल रहा है कितने। दरअसल इसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का एक कमर्शियल इंटरेस्ट था। इतने साल जो उनको पानी नहीं मिला, सभी राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि उनको एक समांतर नाम की एक एजेंसी के लेके आने का था। समांतर कंपनी किसकी थी? वही नहीं, आप बताइए, आप एक जर्नलिस्ट है, समांतर कंपनी का ओनर कौन था? आपका बता दीजिएगा कौन था। नहीं समांतर कंपनी किसकी थी? आप ही बताइए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी। एक बड़ा आईएएस ऑफिसर था सर, म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ पे। मैं उसका एक इंस्टेंस बताता हूँ, बहुत अपराइट ऑफिसर था सर। उसका जब ट्रांसफर हुआ तो मुझे पर्सनली इतना खराब लगा। ये महाशय 5 स्टार होटल के अंदर आए और उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन करके बोला कि मैं फला फला बात कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र, मैं यहाँ पे आया हूँ, आप जरा मिलने के लिए आइए। ऑफिसर भी अपराइट था। उसने बोला सर बोलिए आप क्या काम है करके। तो बोले आप आइए मेरे साथ बैठिएगा करके। तो उसने कहा कि सर कुछ ऑफिशियल काम है, तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप ऑफिस के अंदर आए। तो उसने बोला कि आपको मालूम है कि आप किससे बात कर रहे हैं करके। एंड ही कॉल्ड अप डायरेक्टली किसको? अमित शाह को कॉल किया। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया और देवेंद्र फडणवीस के फौरन ऑर्डर के बाद 2 हेक्टेयर उस ऑफिसर का यहाँ से ट्रांसफर किया गया। मैं अपने शहर की महानगर पालिका के आयुक्त की बात कर रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि उसको ये स्कीम यहाँ पर लेके आने थी। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने, हम नए नए एमएलए बने सर 2014 के अंदर,
हमने विरोध किया उसका। तो देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुंबई में मंत्रालय में मीटिंग कॉल की। तो जितने भी समांतर के ऑफिसर्स के पूरे सूट बूट पहन के पूरे आए हुए उसमें बैठे मीटिंग के अंदर। मनीषा मैस्कर उस वक्त की सेक्रेटरी थी, और प्रवीण परदेसी उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे, पूरे बैठे सीएम ये वो। मैं एमएलए, मेरे बाजू संजय शिरसाट एमएलए, मेरे उसके बाजू है तो अतुल सावे। मीटिंग हो गई, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन कर डाली, ये है वो है, बहुत अच्छा है, पानी आ जाएगा, ये आ जाएंगे करके। देवेंद्र भाऊ ने तो पहले अतुल से पूछे, मगर अतुल काय करे तो बोले साहब अपन जे निर्णय घेना है मानिया। संजय शिरसाट से पूछे तो बोले साहब आप तुम्हारा हमारा पानी भेजे, तुम्हारा जे निर्णय घ्यायचं। मेरे से पूछे, हाँ जलील साहब क्या करने का है करके। और बोला सर एक सवाल करूंगा कहते हम नए नए पत्रकार थे सर, बस आमदार बन गए थे एक्सीडेंटली, वहां भी चले गए। मैं बोला सर हाँ कुछ कुछ बोल के। मैं बोला सर ये जो समांतर वाले है, ये अपने शहर को, हमारे शहर को पानी लाने कहाँ से वाले है, नया डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले है, या इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या रहेगा करके। तो मैंने ऑफिसर्स उनको देखा, सूट बूट वाले दिखते भी थे ना उसमें। मैं बोला सर कहाँ से लाने वाला, आप नया डैम बनाने वाले है, आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या रहेगा करके। तो समझ गए इसके अंदर का पत्रकार अभी मारा नहीं है करके। तो बोले हम जयपाड़ी से। तो मैंने बोला देवेंद्र जी अगर ये जयपाड़ी से लेके आ रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर है, एक लाइन खींचने का है, ये 2014 की 15 की बात कर रहा हूँ मैंने बोला सर अपन अगर हर साल है तो एक 5-5 7-7 टाकियां बना दिए, अब हमने बड़ी लाइन खींच डाली वहां से, तो हमारे शहर के पानी का इश्यू बहुत बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो एमजेपी नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जो गवर्नमेंट की एजेंसी वो नहीं कर सकती है, ये करना चाहते हैं लेकर के। तो मुझे समझाया बताया, बोले देखो बहुत परेशानी है आपके शहर के अंदर पानी की, और अगर तुमने विरोध किए ना तो अगले 20 साल तक पानी नहीं मिलेगा करके उसमें। और ये इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किए, अब हम पत्रकार थे सर, जोश था एक भरा, मरा नहीं था, पत्रकार जिंदा था। तो हमने भरी मीटिंग के अंदर बोल दिए, अगर देवेंद्र जी अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो आप उसको नागपुर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं पहले। अब एक नया आमदार सर, जिसके बहुत बड़े 150 भी आमदार नहीं है, वो ज्यादा है, और भरी मीटिंग के अंदर देवा भाव को बोल रहा है कि तुमने इसको नागपुर क्यों नहीं। बस मेरा उतना बोलना और देवेंद्र फडणवीस इतना चिढ़ गए, ऐसा उठे फाइल ऐसा मारे और बोले चलो ठीक है, बोले आप पानी नहीं मिला तो चलेगा करके। तो वो दोनों उठ गए आमदार, उनके पीछे पीछे दम छल्ले बन के इम्तियाज जलील वहीं बैठे वहां। अब बोला सर एक्सप्लेन तो करिए ना कहाँ से करने वाले। तो मेरे को जो ऑफिसर्स बैठे थे वो मेरे को बोल रहे, बोले सर प्लीज आप कंसिडर करिए ना। मैं बोला नहीं, मैं बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वाटर इज राइट टू लाइफ। ये जो पैसा जो डाल रहे हैं ना ये लोग सर, ये कि समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहे क्या, ये पानी में से पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। और अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो आप है तो बम्बई में, नागपुर में, पुणे में इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास जीटीएल नाम की एक कंपनी अजीत पवार साहब ने लाके हमारे मत्थे पे छोड़ के गए थे कि जीटीएल आ रही है करके। कितने 100 करोड़ रुपए का चूना लगा के गई है वो शहरवासियों को। आपके भी पैसे थे उसमें, लेकिन हमने कुछ ही नहीं। आपके भी पैसे थे, लेकिन अपनी हिम्मत ही नहीं है हमसे पूछने की कि साहब मेरा पैसा तो लेके भाग गए हैं करके उसमें। तब अजीत दादा ने बोले थे कि जीटीआर इतनी अच्छी कंपनी, शहर को फायदा आए, चूना लगाए शहर तो खाते। समानता की वैसा मैं अकेला था, मैं बोला नहीं आने दूंगा। तो आखिर में उनको ये समझने के लिए, उनके मोटे दिमाग में जाने के लिए वो लग गए होने 2018-19 तब ये फैसला लिए कि नहीं अब इसको वापस भेजेंगे और अपन है तो ये एमजेपी से काम करवाएंगे। अगर वही टाइम पे करवा लेते थे तो 350 करोड़ रुपए की स्कीम थी। अब मालूम है कितने तक गई है वो? 26। नहीं सर गलत है, आप 500-600 करोड़ रुपए ऐसी खा जा रहे बैठे बैठे। 2600 नहीं है सर, 3000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। नहीं सर झूठ बोल रहे हैं सर, डेटा बता दीजिएगा बोलना। इम्तियाज जलील बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हैं करके। 3200 करोड़ रुपए हो चुके हैं सर, 3200 करोड़ रुपए, 300 करोड़। बीजेपी के लोग की मुखालफत कर रहे हो समांतर। क्या बोलूं सर, पानी मिला के सर लोगों को। इसके साथ ही टूरिज्म दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि तुम्हारी पहचान जिस नाम से टूरिज्म कैपिटल, हमारे दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। अब अनसेक के नाम पे हमारी जो धरोहर है वो मिटाई जा रही है। वही मैं व्हीकल गेट के ऊपर रहता था, मेरा घर वहां पे था जुट पार्क पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो उंगली बता रहे हैं ना, और जो अब तो मेरे घर की तरफ से अम्बेडकर, मैं वहां पे रहता था। आप बहुत छोटे थे ओके, लेकिन मेरे घर के पास से ही बनचक्की के लिए रास्ता जाता था और बीवी का मकबरा। तो हम वहां में जब क्रिकेट खेलते थे
तो हम रोज शाम में देखते थे कि फॉरेनर्स वहां से झुंड के झुंड फॉरेनर्स के पैदल चलते हुए जाते थे। टूरिज्म एमटीडीसी की गाड़ियों के अंदर है तो फॉरेनर्स बैठे हुए थे। अब तो गाड़ी भाई, नहीं दिखती। क्यों गायब हो गए? क्या वजह क्या थे? उसकी मुख्य रीजन जो है ना, अपन फॉरेनर को बोलेंगे कि भाई साहब आप है जो जापान से आ रहे हैं ना, तो आप आ जाएंगे, आप दिल्ली में उतर जाइए, वहां से ट्रेन पकड़ लीजिएगा, ट्रेन पकड़ के बम्बई आ जाइएगा, बम्बई से बस पकड़ के आप औरंगाबाद आ जाइएगा, घूमिएगा पूइएगा। आपकी गवर्नमेंट को जब ये ही नहीं अंदाजा है कि भाई मुझे टूरिज्म को अगर ग्रो करवाना है तो मुझे एयरलाइन कनेक्टिविटी की जरूरत है। उगे छोटे हैं तो आप फ्लाइट लेके आते हैं, 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। इंडिगो का क्या हुआ अभी देखे थे। मैं कल हैदराबाद जाके आया, मैं बोला मैं शाम में वापस आ रहा हूँ, तो एयरलाइन वाले बोलना है कि नहीं सर अभी 15 दिन के ये है तो हैदराबाद की फ्लाइट है तो बंद कर दिए लेकर के। आप सोचिए कि अगर कोई फॉरेनर में अपनी पूरी आइटिनरी बना के आया है कि आज 2 दिन वो यहाँ पे रहेगा, अजंता देखेगा, एलोरा देखेगा, फिर हैदराबाद जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसमें आप एब्रप्टली ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं। और आपको ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है कि अगर हमको फॉरेन टूरिस्ट को अगर लेके आने का है तो हमको एयरलाइन कनेक्टिविटी के ऊपर जोर देने की जरूरत है। हमने है तो गवर्नमेंट से एक मांग किए थे कि सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यहाँ से आप डायरेक्ट है तो फ्लाइट्स आप औरंगाबाद के लिए करिए। बुद्धिस्ट सर्किट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जापानीज टूरिस्ट का इंटरेस्ट जो है वो अजंता के अंदर होता है। सारे एलोरा फ्लाइट देखना चाहते हैं, सारे फ्लाइट स्टडी को डाइवर्ट किए। लेकिन हमारा टूरिज्म क्या हो गया है, फुंदाबाद में उसकी खबर कैसी है, वो खबर नहीं होनी चाहिए। वो खबर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उस पर खत्म हो गया साहब। जबर जमीन के अंदर है उसमें अब उसी को लेकर नहीं साहब। साथ ही साथ शहर भी तो उतना साफ सुथरा रहना चाहिए। जब फॉरेनर आएगी घूमेंगे तो कम से कम शहर में कैसे घूमना तो चाहिए। ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक है तो हमारे पास सिटीजन्स अवेयरनेस नहीं आता। मैं पूना में सर मैं 11 साल रखा, मैं अगर समझ लीजिएगा, मैंने खुद का एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, अगर अपने घर के सामने भी रोड बन रही है तो जो पक्का पुणेकर है ना तो ऐसा हाथ पांग के खड़े रहता, काय चाललं किती टाकलं डांबराचं आहे, कोणी करतो ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे, मेजरमेंट बरोबर आहे ते मैं नहीं कहते। ये पूरा है तो उसके अंदर एक अवेयरनेस है, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दबाव रहता। आप तुमने क्या सा कौन बना रहा, क्या बना रहा, मट्टी डाल रहा, पत्थर डाल रहा, इसके में कोई लेना देना नहीं करना से। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास इस शहर के अंदर निकाल जो यंगस्टर्स जो है वो बहुत लेट बैक हो गए थे। इसका रीजन क्या होता है? पता नहीं है, मतलब ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। मैं वो स्टेज क्रॉस कर चुका हूँ ना इधर पे यंगस्टर्स के माइंड को ये, लेकिन मतलब अगर जिस दिन है तो ये यहाँ का नौजवान तबका जागेगा, उठेगा तो वो रेवोल्यूशन आएगा। उसके लिए हम क्या हाँ? करें? उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, आप क्या करना? नहीं मैं तो लोगों से अपील कर सकता हूँ सर, मैं लोगों को घरों से उठा उठा के नहीं लेके आ सकता, रे चलो हेल्प करके उसमें। ऐसे नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, इलेक्शन आ रहे हैं, अभी भी है 30 तारीख तक के डेट है, उसमें कोई 8 वार्ड को एग्जाम्पल बनाइए ना, यंगस्टर्स ने पूरे 8 वार्ड के अंदर एग्जाम्पल बनाइएगा, पूरे एरिया के लोगों को जमा करिएगा, पूरे एरिया के लोगों को, और उनको बोलिएगा कि हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे देश के अंदर, हम ये बताइए कि हमको ये पार्टी भी नहीं चलती, ये पार्टी भी नहीं चलती, ये पार्टी भी नहीं चलती, हम सबको नकारेंगे। हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे अपने एरिया के लिए, हमारा डेवलपमेंट अपने एरिया का हम क्या करेंगे करके ये हम खुद डिसाइड करके है तो ये करेंगे जैसे। अब ऐसे भी गधे घोड़ों को ही है तो वोट दे रहे हैं ना, अब तो अच्छे लोगों को क्यों नहीं हम लेके आ रहे हैं? अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं सर, तो इसलिए हर दो नहीं अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन बल्दे के अभी जो हाल ही में इलेक्शन हो गए, देखिए एक वोट को 5,000, 10,000, 30,000 तक वोट खरीदे। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये किसने पैसा खर्चा किया? भाई जो गुवाहाटी जाने के लिए 50 करोड़ रुपये लेके अगर बैठा है, अगर उन्हें एक इलेक्शन के अंदर 5 करोड़ रुपये अगर खर्च कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? सभी ने कहा ना जो है तो बड़े बड़े पोस्टिंग्स ट्रांसफर के लिए है तो ओपनली पैसा मांग रहा है, वो क्यों नहीं खर्चा करेगा? आज करप्शन लीगलाइज हो चुका है। आप जाइए किसी दफ्तर के अंदर फुकट में काम करवा के लेके आ जाइए, आप अपने आप को धन्य मान लेना।
वो तो पर्स कर डिप्टी कमिश्नर 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, उसने तो ऑफिसर की मीटिंग में बोला ना 50 लाख रुपए तो भाई तुम्हारी ट्रांसफर करो। पता है। फिर आप कॉर्पोरेटर्स को इस बारी जब टिकट्स देंगी तो आप फीटर्स क्या रहेंगे आपकी? वही मैंने कहा चेतावनी देंगे उनको? ना, मतलब देखिए, मैं मतलब एक ये है, यू नीड टू हैव समबडी टू मॉनिटर इट। मैं अगर टिकट दे रहा हूँ, वो जीत के आ रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। लोग जो है वो मुझसे भी सवाल करना चाहिए कि इम्तियाज भाई, हमने तुम्हारी सूरत देखे थे, हमने पार्टी की सूरत देख के इसको वोट दिए थे करके, ये आप में ये नहीं। अगर आपने फ्रीडम अगर छोड़ डाले हो उनको, मैंने क्यों नहीं कहा मेरे कॉर्पोरेटर्स को, मेरे को क्या था उसका, लेकिन मेरे को एक मैसेज देना था कि भैया हम ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने रनिंग कॉर्पोरेटर्स को निकालती है, वो एक बता दीजिए भाई, एग्जाम्पल बता दीजिए। नहीं है सर, मैं निकाल रहा हूँ। ओवैसी साहब आएंगे कि प्रचार करने? आएंगे ना, आपका रेट कि पॉडकास्ट चले बिल्कुल आएंगे। अगर आपने अभी कॉल करा कि इनसे बात नहीं करना। ऐसा में आज के बेटी का रिसेप्शन है, मैं परसों की बेटी की शादी में जाके आया हूँ, उनका रिसेप्शन है, इसके लिए वो आएंगे। कोई क्या तब तक क्या रहेगा, क्या सूरत रहेगी कॉर्पोरेशन इलेक्शन तक? जो भी रहेगी, हाँ, हम बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, हम बहुत अच्छे रखेंगे, और इलेक्शन हो गया तो सब भूल जाने का सर। हाँ, सब सिटीजन्स ने बैठना, और सब सिटीजन्स ने बैठ के तो ये तय करना है कि देखिए एमआईएम के इतने सीट्स आ गए हैं, सेना के इतने आ गए हैं, बीजेपी के इतने आ गए हैं। साथ में बैठ के सब फिर एक शहर के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, जिसके अंदर है तो हमने तय करना। जैसा हमने है तो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई आपके घर में है तो साल में है तो 150 दिन पानी आ रहा है, लेकिन महानगर पालिका बोली 365 दिन का टैक्स दो करके। हम बोली क्यों देंगे, क्यों देंगे, जितने दिन पानी उतने दिन टैक्स। फिर हमने ये तय करा कि महानगर पालिका के जनरल बॉडी के अंदर हम एक ठहराव लेके आ सकते हैं कि जितनी भी देसी दारू की दुकानें थिकली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर है, उनको है तो पूरी तरीके से बंद करके शहर के बाहर उनको शिफ्ट किया जाए। बेवड़ा अगर है तो तू साइकिल पे जा, पैदल जा, काय में जाना है तू जा पी, लेकिन हमारे एरिया के अंदर नहीं बना। ये जनरल बॉडी कर सकती है, लेकिन ये ठराव पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? तभी एक मर्तबा एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट के पास जाइए और उसको पूछिएगा कि यार ये बताओ कि अपने शहर के अंदर दारू की दुकानें, जो देसी दारू की दुकानें हैं, इसके मालिक कौन कौन है। आप लिस्ट पढ़ेंगे ना तो आपको भी ताज्जुब हो जाएगा कि अरे ये आदर्शवादी नेता है। आपको ना पता है? पूरे हो, मैं आपको ना आप देखिए ना, तब आप जाके तो वो लिस्ट निकालिए। एज अ पत्रकार मैं आपको ये कर रहा हूँ। आप नाम बताना चाहे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, सारी दुनिया को मालूम है। भुमरे के रिश्तेदार, जायसवाल साहब के रिश्तेदार, सिरसाट साहब के खरीद के, तनवानी साहब के खरीद के, और किसमें नाम दूं, मतलब वो पूरी लिस्ट है मेरे पास उसमें। तो साहब इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। मेरा तो एक ये है ना कि मैं ठहराव लेके आ रहा हूँ, मुझे मौका मिला है तो मैं महानगर पालिका के अंदर ठहराव लेके आ रहा हूँ जनरल बॉडी के अंदर कि शराब की दुकानें, देसी दारू की दुकानें हमारे पास से बंद करेंगे करके। ये लोग साथ देंगे क्या? नहीं देंगे ना सर। इनकी जब वही चला रहे हैं आदर्शवादी नेता मेरे शहर के, तो फिर वो कैसा ठहराव के अंदर पास करेंगे? तो इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है ना। और सत्ता में आने के लिए फिर से एक बार सोशल इंजीनियरिंग आप रिफॉर्म करोगे? हाँ, अगर अच्छा अगर ये होता है तो बिल्कुल करेंगे। नहीं, वंचित बहुजन अगर ये साथ आपकी हाँ, अभी तो मतलब कोई प्री पोल अलायंस तो किसी के साथ नहीं है। नहीं है, प्री पोल तो नहीं है, पोस्ट पोल देखा है। यूबीडी के साथ इंटरेस्टेड थे? नहीं, किसने कहा था? देखो, मैं एक चीज ये था कि यूबीडी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है। उन्होंने जिस दिन हमारा हाथ पकड़ेंगे, अभी आपने देखे होंगे रशीद मामू एक का थे, उनको लेने के ऊपर इतना बड़ा बवाल करवा दी एक आदमी को लेकर। क्योंकि इसको लेने के बाद तो मतलब पूरे आप महाराष्ट्र में अभी आइडियोलॉजी चल के कहा है सर, सभी आयडियोलॉजी कहाँ पे? देखो, हर एक को अपना अपना ये करना है ना कि भाई आम्ही हिंदुत्वाची रक्षा करणारे सगळ्यात मोठा पक्ष कोण? भाजप बोल रहा। तो एकनाथ शिंदे पिक्चरचा बोल रहा नहीं मी आहे, फिर उद्धव ठाकरे बोल रहा नहीं या दोघांपेक्षा मी आहे। तो ये लड़ाई जब उसकी चल रही है तो अहम मुद्दों के ऊपर कौन गा? ये मुद्दे पर आपने अच्छा मुद्दा चलाया। ये जो चल रहा है ना, बीजेपी ने ये जारू किया हम हिंदुत्ववादी है, मुस्लिमों का मुखातब करने की, फिर जो है तो ओवैसी साहब के ऊपर या एमएम के ऊपर ये लेवल लग गया कि ये जो है तो हिंदू मुस्लिम ये करते, मुस्लिमों के ये हिमाकती है और उनके रहनुमा है। इस वजह से हुआ ये सर, जो खुदरा बाजार में जो व्यापारी है या जो भी कोई
व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी, उसमें मुस्लिम तबका ज्यादा है। और ये इतनी बड़ी दरी बढ़ गई, लेने देने के बिराजे बढ़ गई कि हिंदू मुस्लिम से खरीदेगा नहीं, मुस्लिम हिंदू से खरीदेगा नहीं। ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल पैदा नहीं है सर। है सर, लेकिन आप है तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखा रहे हैं। मैं उससे भयानक चेहरा आपको दिखाता हूँ सर, कि पहले जो था कई सालों से सर, राजनीति अगर करना है तो हिंदू मुसलमान करके राजनीति करोगे। आज इस महाराष्ट्र के अंदर सर मराठा वर्सेस ओबीसी, ये एक सच्चाई है या नहीं? आप किसी ग्रामीण एरिया के अंदर चले जाइए सर, इतनी भयानक सूरत आपको देखने को मिलेगी इसमें। हम तो ये थे कि साहब हम तो हमेशा से ही है तो हम निशाने के ऊपर रहे हैं तो हमको तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन जब ये बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होने वाला है? आज कई सारे सोसाइटीज ऐसे है महाराष्ट्र के अंदर जहां पर मुसलमान को है तो वहां पे फ्लैट नहीं देते हैं, कोई नहीं देता है। हम ठीक है, उसको भी हमने कबूल कर लिया है, लेकिन कल वो दिन भी आएगा साहब कि ओबीसी के लोग बोलेंगे कि हमको मराठा ही चाहिए, मराठा के लोग बोलेंगे कि अच्छा मध्य हमारा ओबीसी चा नहीं पे। ये क्यों हो रहा है ना? यही आपकी घटिया राजनीति का नतीजा है। आप घटिया राजनीति करके है तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर समाज के बीच में जो दरारें और दीवारें खड़ी कर रहे हैं, उसमें वो दीवार किसी को दिख ही नहीं है। लेकिन मोहिनी को मेरे घर की दीवार बराबर नजर आती है कि इम्तियाज अली की घर की दीवार कितनी बड़ी हुई है। मुद्दा कौन सा है? दो समाज, मुद्दा कौन सा बड़ा है? मेरे घर की दीवार बड़ी होना बांग्ला भी आपको ही दिखा नहीं, ये दो समाज के अंदर जो दीवार आपने बताई, तो इसमें एमआईएम का भी तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट है ही, उसको गिराइए ना, तो पैसा गायब कीजिए बाकी लोग। तो मैंने अभी आपको कुछ का एग्जाम्पल बताया ना, मैं खुद ये बता रहा हूँ ना। आप बताइएगा कि अगर आप इस महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमने उनके नाम के ऊपर कभी घटिया राजनीति नहीं की। लेकिन अगर इम्तियाज अली जाकर अगर उनके पुतले के ऊपर हार चलाता है तो उन घटिया लोग जो उसका दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान ने तो उनको शिवाजी महाराज के बारे में पता ही नहीं, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ही पता नहीं है। मैं उनको ये कहूंगा कि तू तो सिर्फ नारे लगाता है, तो मेरे साथ बैठ तो तुझे इतिहास मैं पढ़ाता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमानों का क्या रिश्ता था। अगर ऐसे ही चलता रहा, आपको क्या लगता है अगले 15 साल में क्या हालात होंगे? 15 साल बहुत दूर जा रही है, 15 साल बहुत दूर चले जा रही है। 5 साल भी अगर ये हुकूमत और रही, ये हुकूमत मतलब समझ है ना भाई और बहनों, तकलीफ हो जाए क्या आपको? पॉडकास्ट के अंदर अगर आप पैसा बोलो नहीं होते तो आप 5 साल तो अब रहेगी ना, 32 तक तो रहेगी, 30 तक तो ये रहेगी ना। कभी इसी इन सब कॉन्टेक्स्ट के बाहर एक क्वेश्चन कि 2 एग्जाम्पल जो बिहार में हुआ, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस औरत का उल्टा खींचा था एक, और बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू को मारा गया, इसको आप कैसे देखते? लेकिन कोई भी ऐसी घटना का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। एक सेंसिबल अगर इंसान के सीने में दिल है तो वो कतई नहीं करेगा। आपने नीतीश कुमार का ये देखे है, मैंने भी एक मेरे भाषण के अंदर मैंने क्या भाषण दिया था, वो भी है तो सुनिएगा। बहुत उसके ऊपर टीवी चैनल्स ने प्राइम टाइम के ऊपर डिबेट करे कि हमारे का डूंडा देखिएगा क्या कर रहा है। मुझे नीतीश कुमार से ज्यादा भयानक उत्तर प्रदेश का जो मंत्री है यशाद, उसका जो बयान था, वो हंसते हुए कह रहा है वो नकाब तो हटाए है, ऐसे इतना बवाल कर रहे, अगर हाथ इधर उधर रख जाता तो फिर क्या करते थे। मतलब वो बूढ़ा आदमी मंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, जो वो बच्ची की उम्र जो है उसके नाती पोती के बराबर होंगी, उसके बारे में वो कह रहा है कि हाथ इधर उधर। तो मैंने बोला था कि अगर तो हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देते। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहा साहब कि वो बच्ची जो है वो नकाब के अंदर, वो अगर मोहिनी के साथ भी अगर करता तो हमारा जवाब वही रहता था साहब, क्योंकि आज है तो कोई इस तरह से बोलने वाला नहीं है कि वो सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं साहब, वो जेल में डाल देंगे, वो बुलडोजर से गिरा देंगे, क्या होगा? मरने के ही है ना। किसी भी जात धर्म की मजहब की लड़की अगर रहती तो हमारा जवाब यही रहता था। कितना कैजुअली उसने ये बोला है कि अगर उसका हाथ इधर उधर चले जाता था तो अगर उसकी उंगली कहीं और लग जाती थी करके, एक मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठ के ये बोल रहा है। अब नीतीश कुमार को किसने इख्तियार दिया साहब? ये जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज अली 5 साल बैठा था साहब, राजस्थान की जो हमारी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आती है पूरे तकरीबन बीजेपी के उसके अंदर बैठते थे, पूरों के सर के ऊपर घूंघट रहता था।
पूरों के सर के ऊपर, एमपी के पूरे एमपीस। राजस्थान की आप जितनी भी राजस्थान की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो पूरा घूंघट डाल के बैठती है उसमें। ये हमारे देश की खूबसूरती है साहब। हाँ? और अगर तुम कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर ये समझ रहे हैं कि नहीं साहब मैं इसका है तो नकाब खींच लेगा, कल के दिन बिहार के गुंडों को क्या मैसेज गया होगा, अरे हमारा मुख्यमंत्री इनका नकाब खींच सकता है तो मैं तो किसी का भी दुपट्टा खींच के भाग सकता हूँ करके। हाँ? और उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, पागल है करके। उसका तर्क जो दिया जा रहा है वो नीतीश कुमार निकल गया है करके। अरे उसको जिसने बिठाया है, हाँ? भाई बहनों, हाँ? उसने भी सोचना चाहिए ना कि फिर महिला सम्मान, हाँ? महिलाओं का सम्मान, बहनों का आदर, ये वो कहाँ आपके बोल बच्चन चले जाते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि क्या जवेद साहब जो है तो हारिया पर आएगी और ये सब सिचुएशन पूरी ऊपर करने के लिए कुछ आप मैं दुनिया नहीं, मैं देखिए क्या और सब की बात करोगे? मैं अपने शहर के लिए है तो जो करने का है, मैं अपने शहर के लिए जो कर फुट लीड लेंगे और बाकी मैं खुद खुद वो कलेक्ट मैं करके दूसरा- मैं स्पीच करेंगे। मैं कोशिश करूंगा था कि मतलब अच्छे लोगों को है तो आगे। बिल्कुल आप उम्मीद करिए सर, उम्मीद करो दुनिया टिकी, मैं पूरी कोशिश से। क्योंकि वो नजरिया होना जरूरी है। और जब आप एमपी बने थे जिस पे, उस वक्त भी आपका जो रवैया था या आपका जो परफॉर्मेंस था वो देख के हर कोई शहरी जो तो खुश था। और फिर 19 में भी 24 में भी आपको पार्लियामेंट में देखना चाहता था, लेकिन फिर भी बात हो गई राउंड पिक स्पेरो। टीम काम ऐसे बताइए। नहीं देखिए साहब क्या है मनोज, क्या अब इलेक्शन जो भी लड़ना चाह रहा है उसने ये सोच लेना कि अगर तू चुन के आया तो 5 साल है तो बेमानी की इतनी दौलत कमा, तू इतनी दौलत कमा कि 5 साल के बाद तुझे इलेक्शन में जब जाना है तो वही दौलत तुझे निकलना। नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर 8-10 हजार रुपये का वोट जाना, ये हमारे लोकशाही के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब ये महानगर पालिका के अंदर, और साथ मतलब ये आदत डाला किसने? मेरे इलेक्शन के अंदर संदीपान भुमरे साहब मेरे विरोध के अंदर, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के अंदर है तो 25 करोड़ रुपये का बैग लेके आते हैं चिकलठाने हवाई अड्डे के ऊपर, उनका हेलीकॉप्टर उतरता है और वो पैसा पुलिस की गाड़ी के अंदर है तो ट्रांसफर किया जाता है। मैंने इम्तियाज जलील ने ओपनली वर्दी के अंदर, अगर मैं पुलिस को है तो इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूँ तो पुलिस वाले ने नोटिस भेजना चाहिए था, मुझे उठा के लेके चलना चाहिए था, बोलना चाहिए था तुम हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर धब्बे लगा रहा है क्या? मैं उनको चैलेंज किया था कि तुम बोलो कि इम्तियाज अली झूठ बोल रहा है, मैं साबित करके दिखाऊंगा क्या। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलना है मामूली बात है? हाँ, और फिर आप बोले क्या नहीं, आप तो बीजेपी की बीटी नहीं से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है ठीक है ना। फ्यूचर में इम्तियाज जलील क्या करेंगे? सियासत, अगर सियासत में चलिए पॉलिटिक्स मिल ही रहे तो क्या करेंगे? फिर से आपके साथ आ जाए, मोहिनी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहिनी अब मैं भी दोबारा पत्रकार बनना, सबका हम करके लगेगा आपके सबका। अभी 2 कुर्सियां लगी हुई है, तीसरी कुर्सी तय कर वहां पे वो काम करेंगे उसके अंदर। अब जवाब दे रहे हैं उस वक्त से सवाल करना शुरू कर डाली। 3 काम जो शहर के लिए बहुत जरूरी है फिलहाल। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। पानी का हमारा बहुत बड़ा मसला जो है उसको वॉर फुटिंग के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। और ओपन स्पेसेस हमारे जो है उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स की जो ज़रूरत है वो ग्राउंड्स हमारे होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ये सब मुद्दे है उसमें। और हाँ, एक जो है ना महानगर पालिका के अंदर हम ये है कि अगर किसी नेता का वार्ड दिवस आया और पूरे शहर के अंदर डाकुओं के होर्डिंग्स लगे हुए नजर आए तो वो महानगर पालिका ने ठराव पास करना है कि बर्थडे किसी का भी रहो कोई होर्डिंग किसी का नहीं गाने की करके। ऐसे खतरनाक चेहरे होते सारे ऐसे 200 चेहरे होते एक होर्डिंग के ऊपर लगा देते हैं। आमचे नेता, आमचे भाऊ, आमचे पप्पा, आमचे याचा वाढदिवस करना। कुत्तों की लगाने बाकी रह गया। तो फिर वो क्या लेते? अरे वो आप समझते, वो अच्छा वो आप समझते थे सब लोग ही रहती है करके यही था। 2019 के लिए अभी से काम चल रहा है, टीम बनी शुरू हो गई है। देखिए मैंने मेरा 2 इलेक्शन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे
तो हमारे करीब में बैठे हुए हैं। मैं जब पत्रकारिता छोड़ के शहर के अंदर आया और मैं एमएलए के लिए जब आगे बढ़ा, तो कोई नहीं मानता था कि यार ये आदमी पूना से आया हुआ है, पत्रकार है, यहाँ पे आके बोल रहा है इलेक्शन लड़ेंगे करके। उसमें तो लोग है ना, एक किसी अजूबे को देखने के लिए नहीं आते थे कि तो मेरे को देखने नहीं आते तो ये तो 28 दिन पहले, एग्जैक्टली 28 डेज बिफोर, ये डिसीजन लिया गया था कि इम्तियाज जलील को हम टिकट देंगे, इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़ेगा। 28 दिन पहले लोगों के बीच में गए सर। 28 दिन के अंदर लोग जिंदगी लगा देते हैं कॉर्पोरेटर बनने के लिए, और एक दीवाना पूना से चल के आता है 28 दिन के अंदर एमएलए हो जाता। फिर बोला एमपी बनने का है करके, तो लोग बोले अभी वोट काटने के लिए आया, आगे इसका फायदा है तो इनको मिलने वाला, उसको मिलने वाला है करके। वही आपका सवाल जो था ना, उसमें आप पढ़े रहे तो न, इनको फायदा मिलने वाला है। तो लोग लिटरली जो है मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते थे, यार कुछ भी कर रहा है, एमएलए बन गया एक्सीडेंटली, अब एमपी भी बनेगा। मेरी पूरी पार्टी खिलाफ थी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। खिलाफ मतलब उनको विश्वास ही नहीं होता था कि यार एमपी कैसा बनेंगे कहते। तो हमें पूरे के पूरे कॉर्पोरेटर्स हैदराबाद गए, मीटिंग में बैठे, और वैसे साहब पूछे वोटर्स कितने हैं, मैंने बोला नहीं सर नहीं पता। तो ये पोलिंग बूथ का कुछ है आइडिया तुम्हारे को? नहीं सब देखा नहीं है। हाँ, कितने रहा है क्या हुई? तो बोले ऐसा है, कितने वोटर्स के अंदर कितने बोल कौन से टास्क है, ये समय देखा। तो वे कैसा लड़ेंगे, लड़ेंगे अगर तुम जीतेंगे करके। अरे कुछ भी कैसा बोलते हुए है करके, उसमें कैसा जीतेंगे तुम्हारे करना, बोलिंग बूथ मालूम है, कितने गांव है करके। और मैं आपको सही बताऊं, एक ही मतलब रियल इंसिडेंट। तो 22 दिन पहले ये डिसीजन हुआ कि इम्तियाज जलील एमपी का इलेक्शन लड़ेगा। 22 दिन के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको कवर करने का है। तो हम एक दिन है तो निकल गए जयपाड़ा के साइड से, है तो हम कहीं तो भी गाँव में जा रहे, हमारे साथ 2 गाड़ियां रहती थी, हम चले गए। तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे गाँव के अंदर, सुबह सुबह का वक्त। तो हमने अपनी गाड़ी रुकाए, हाँ वहां पे उनके पास गए, आगे नमस्कार करें, नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोल के बैठ के चाय पीजिए करके। और उठने लगे तो जब उनको बोला मैं बोला भाई मेरा ख्याल रखना करके, तो उसने बोला भैया ये आपके एरिया में नहीं आता, ये जानला में आता है ये। आप सोचिए, क्योंकि 22 दिन के अंदर कुछ है तो लोगों के बीच में पहुंचना था, मेरे को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ करके। उसमें चले गया तो जानला की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती थी वहां पे, तो वहां पे चाय पी के मैं निकल गया था। तो मेरी हालत ये थी उसमें, लेकिन मुझे खुशी थी कि उस वक्त वंचित के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ था, ऐसी समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ था। और एजुकेटेड यंगस्टर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कास्ट दे बिलोंग थे, एजुकेटेड यंगस्टर्स, इलेक्शन के बाद सब आपका बेटा आपकी बेटी आप साथ में लेके आए और अब मेरे सामने ओपनली बोले की नाही मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे, मी भारतीय जनता पार्टीला मतदान केलं। यांचे मम्मी डॅडी आए और उन्होंने बोले है की आम्ही शिवसेनेला मतदान केलेलं आहे, पण हे मुलींनी क्या के तयार नहीं होती है तुम्हाला मतदान के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर। और उस इलेक्शन में है तो मुझे ये बताया है कि नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, देयर स्टिल अ सिल्वर लाइनिंग। एक उम्मीद की किरण बची हुई है कि जब यंगस्टर्स ने ये नहीं देखे कि इम्तियाज जलील किस पार्टी का है, किस जात का है, किस धर्म का है करके, दे स्टूड बाय मी। फिर 28 दिन 22 दिन के बाद ही चालू हो जाओगे या पहले शुरू हो? सर मेरे को मतलब ये नहीं है, देखिए मतलब अगर किस्मत में अगर लिखा है ना, देखिए तैयारी का मतलब क्या होता, तैयारी का मतलब क्या होता ये तो अब आप पूरी तैयारी करके रख ले सर, और उसके बाद है तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर के अंदर है तो बैगा भर के लेके आ जाए, तो फिर आपकी तैयारी तो पूरी खत्म हो जाती है। वो तो बल्दिया में भी आने वाले लोग बोलते वो तो बल्दिया किती देणार तुम्ही, किती देणार? 2000 द्यायला तयार आहे तुम्ही, का 1000 रुपये तो द्या ना मला। बैग तो बल्दिया में भी आने वाले ना, फिर उसको कैसा फेस करें? देखिए मैं फेस नहीं कर सकता सर, ये देखिए मेरे पास इतने एविडेंस है सर, ये इतने एविडेंस, वो तो आपने बताया था, तो बिना दिए पूरे एविडेंसेस के साथ है तो मैंने कंप्लेन करा। तो पता चला जो यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर जो था जिसके पास मैंने पूरी शिकायतें दिया कि साहब ये ऐसे ऐसे माल प्रैक्टिस हुई है करके, वो 2 महीने के बाद है तो अतुल सावे का ओएसडी बन गया, जिसने मुझे हराया, जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन किया, वो उसका ओएसडी बन गया। आदर्श घोटाला हुआ सर, 99% जो है उसमें न तो मेरे हिंदू समाज के गैर गरीब लोग जिनकी जिंदगी भर की कमाई थी। और ही नहीं, अगर तुम एक एक का केस अगर वो करती ना, तो तुम एक लड़की होने के नाते तुम रो जाती, उस रात सो नहीं सकती थी। हमने डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के ऊपर एक आंदोलन किया, पुलिस ने पीछे से तो आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज किए, गेट बंद था। डिविजनल कमिश्नर बोला कि मैं बाहर नहीं आऊंगा करके, 2 लोग आना, मेरे को मेमोरेंडम दिलाना पड़ा, नहीं तुझे बाहर आना पड़ेगा करके उसने। हाँ 5-6 घंटे हमने पूरा डिविजनल कमिश्नर के
तो जब उसका डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का गेट बंद था ना, तो हम है तो गेट कूद के, पुलिस वाले लाठी चार धुआं ये वो आ रहा, तो एक महिला थी, वो महिला गेट के ऊपर कूद के है तो नीचे आई थी, और उसमें है तो उसके पैर को मार लगा था, पूरा पैर से खून जा रहा था। नेक्स्ट डे किसी अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर वो उसकी फोटो छपी थी, गेट के ऊपर आ रही, और उन्हें तो उसका पैर का पूरा खून लगा हुआ था, उसमें खून निकल रहा था। तो मैंने वो देख लिया। फिर उसके बाद मैंने जब आदर्श की रेगुलर में मीटिंग्स लेता था उसमें आई, तो मैंने देखती बोला, ए तू ती भाई आई ना तुझे ते पाई फायर लागलो होता करके तेरे पैर को मार लगा था करके, तो बोले हाँ। मैं बोला कितने पैसे थे तेरे? मैं अगर बोलूंगा तो हमको यकीन नहीं होगा। 8,000 रुपये थे सर उसके, उस आदर्श बैंक के अंदर, और उस 8,000 के लिए वो औरत की तड़पी। 8,000 रुपये साहब, हम एक होटल में बैठ के खाना खाए ना तो बिल निकलते हैं। वो 8,000 रुपये को ये सोचिए आप, अगर इम्तियाज जलील नहीं रहता सर तो ये जिंदगी भर भी लटक गए तो इनका पैसा नहीं होता। आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ सर, क्या के लिए आपने तो गाड़ी 28,000 भी गए थे। 28,000 ठेकेदारों को आदर्श का पैसा मिला है, और अगले ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लीजिएगा कि 4 महीने के अंदर है तो बाकी पूरों का पैसा है तो अदा करेगा। मैं तो हार गया था ना सर, मैं हार गया था। उनको ऐसा लगा कि अब इम्तियाज जलील हार गया है, अब ये अपने साथ खड़े रहेगा। लेकिन जब मैं हारने के बाद उनकी मीटिंग बुलाया था, उसका यूट्यूब के ऊपर सब एक वीडियो है, आप देखिएगा। मतलब एक एक आदमी, एक एक औरत जो रो रहे थे सर मेरे हार के ऊपर, उनको ऐसा लगा कि यार भैया ये आदमी हमारे लिए खड़ा हुआ था, अब ये हार गया है, ये हमारे साथ। मैंने उस वक्त उनको वादा किया था कि तुम्हारा एक एक रुपया मिले तक है तो मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा करके सर। तो है सर, उन लोगों की दुआएं हैं बोल के चल रहा हुआ ना, तो डाकुआ मेरे को कभी खत्म चल रास्ते थे। जब आप इलेक्शन जीते थे तब आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा? मैं 2014 का 2019 के इलेक्शन के अंदर मेरी मम्मी के, और मैं आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में अगर आपके पास सबसे कीमती चीज कोई है तो आपका ना बंगला है, ना दौलत है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास आपकी माँ है तो उससे बड़ी दौलत आपके पास नहीं हो सकती है। मेरी माँ की तड़प मैंने 2014-2019 के अंदर मैंने देखा कि वो मेरी जीत के लिए जिस तरीके से नमाजें पढ़ती थी, इबादतें रोजे रखती थी, मतलब उनकी एक अलग तड़प थी। 2024 जब हारा मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मम्मी रहती है तो शायद वो दुआएं कम पड़ गई। आई मस्ट से कि बीजेपी को अगर हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, ये है या नहीं पता नहीं, अभी रही या नहीं पता नहीं, लेकिन अ लीडर विद डिफरेंस आप जरूर। हाँ, ये दीवार मत गिराओ मेरे घर की। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपने जैसे कहा था कि ओवैसी साहब अगर आए तो आप पूरी हमारे शो में ही रहिएगा। जी जी जी, अभी ओवैसी साहब तो नंबर वो घबरा देंगे कि इतना बड़ा हमने तो शेड्यूल उनका बना के रखे हुए, क्योंकि आपकी responsibility। हार्डली जी है, विल हैव 10-12 दिन रहने वाले हैं प्रचार के लिए। हाँ, दूसरे पार्टियों के अंदर तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स है सर, हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। हमें तो मतलब हमारे पास 1-2 ही स्टार्स है, वही स्टार्स को है तो हर जगह के ऊपर हाँ? अच्छा काफी सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत मजा आपकी कैसी लगी? हाँ? बातचीत से मजा आया। मैं ये उम्मीद करता हूँ सर कि मैं जब बात करता हूँ ना सर तो दिल से करता हूँ, तो दिल से बात करने की जो बात होती है ना वो दिल तक पहुंचती है। हाँ, और जो मन की बात करते हैं वो मन पे भी तो मन की बात और दिल की बात में बहुत फर्क है। हमारी बात आपकी रिट तक मतलब मन की बात कौन करता है सर? ये हमारी दिल की बात बार बार मन की बात कौन करता है भैया? ब्रेक के बाद It is the